आपके जीवन में कुछ भी ठीक न चल रहा हो, नया व्यापार शुरू किया और पहले ही दिन गल्ला चोरी हो जाए, दरवाज़ा खोलें तो हैंडल हाथ में आ जाए, नई चप्पल की बद्दी प्रथम पदचाप में ही वीरगति को प्राप्त हो जाए, कब्ज की दवा से डायरिया हो जाए, डेंगू से ठीक हो तो मलेरिया उठा ले जाए, सेल में आईफोन ऑर्डर करें और डिलीवरी आई ड्रॉप की हो जाए, तो हो सकता है कि आपको कानपुर के सहारे की ज़रूरत हो। पिछले एपिसोड के बाद से तीन तालिये दबी जुबान में ये चर्चा कर रहे हैं कि जैसे चंपारण ने गांधी को बनाया और रांची ने माही को, क्या कानपुर वाला एपिसोड तीन ताल के लिए प्रस्थान बिंदु हो सकता है। तीन ताल की कानपुर रील्स के वायरलोत्सव की सूचनाएं मिली तो चकमक चाचा भी हैरान नहीं हुए। कहने लगे कि कानपुर नाम के पत्थर तो थेम्स और मिसिसिपी में भी तैर जाते हैं। तो कनपुरिया भक्तों को प्रणाम करते हुए शुरू कर रहे हैं तीन ताल सीजन 2 का 21वां एपिसोड, कमलेश ताऊ, संजय शर्मा उर्फ पंडित जी और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। हो। 19वां एपिसोड ताऊ सबसे 20 साबित हुआ। हाँ, आज 20 है, 21 है आज। 21 है आज ना? 21 ही हुआ हाँ। दरअसल। किसको भोजपुरी में पता क्या कहते हैं? एगो चुम्मा। हैं? हाँ। अच्छा 21। लेकिन ये वाला जिसके कुछ कुछ हिस्से जो है जो हमने कानपुर पे किया संजय जी पिछला एपिसोड, उसके कुछ कुछ हिस्से कानपुर के जो हमारे दोस्त हैं उनके जो कानपुर के दोस्त हैं जो शहर में रहने वाले हैं, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर, उनके इंस्टाग्राम पर, उनके सोशल मीडिया पर और एक दूसरे से फैमिली ग्रुप्स जो होते हैं जहाँ शेयर की जाती हैं बातें, वहाँ पर बहुत सारे पाए गए। कई मित्रों ने स्क्रीनशॉट्स तो कानपुर के वगैरह मित्रों के मित्र, हाँ, तो इसको मतलब मेरे जो कानपुर बिहार के में मित्र- कठमित्र बोलते हैं। अच्छा, हाँ, साले का साला कठसार होता है, तो वैसे ही ये कठमित्रों ने बड़ी कवियाठी करी है। मामला अब कानेपुर का नहीं रहा, हाँ हाँ, हाँ, मामला अब कानेपुर का नहीं रहा। अंतःपुर का हो गया। क्या बात है। लेकिन एक मामला और है जो मिडिल ईस्ट के अंतःपुर से निकला है और पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। हाँ, एक जंग खत्म नहीं हुई थी, एक जंग चल रही थी, दूसरी जंग शुरू हो गई और ये इतना पुराना विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कि एक धड़े को लगता है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और एक धड़े को लगता है कि हमने तो अपनी पुण्य भूमि को अब वापस हासिल किया है और हम अपनी पुण्य भूमि पे रह रहे हैं क्योंकि हमारा इतने सालों तक शोषण हुआ और अब हम जाके सम्मान से अपनी ज़मीन पे रह रहे हैं। और उसमें मानवता के खिलाफ लड़ाई के आरोप हैं दोनों तरफ से कि आप लड़ाई की जो गरिमा होती है जंग की बुनियादी की सिर्फ वर्दी वालों को मारा जाता है वो भी नहीं पालन कर रहे हैं आप। अभी इन लोगों में लड़ाई है कि बच्चे कौन कितने मारा है। हाँ, सही। हमने कम मारे, तुमने ज्यादा मारे, तुमने बिहेड किए कि नहीं किए, गोली से मारे, जला के मारे, कितना ब्रूटली मारे। हाँ। इसमें होड़ इसमें है, तो इस जंग को जंग कब लगेगी, कैसे लगेगी, इतने सालों में तो जंग लग नहीं पाई। ये लगातार चमकती जा रही है और ये भी नहीं चाहते कि हमारी जंग को जंग लगे। ये भी लगातार कुछ कुछ थम थम के, जैसे बारिश होती है वैसे थम नहीं थम तो के चल रही है इस चीजें। तरह के उसमें आप ऐसे ये वाली जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को थोड़ा कान देते हैं क्या? जैसे ये कहा जाता है कि इजराइल का जो सिक्योरिटी सर्विसेज है और जो खुफिया तंत्र है बहुत मजबूत है। उन्होंने हर जगह लेबनान आसपास के सारे देशों में उनके जासूस हैं, गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में तो हैं ही हैं, भरे हुए हैं। उनको पता ही नहीं लग पाया, ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं कि इजराइल ने ये अटैक हो जाने दिया ताकि उसको एक निर्णायक और बड़ी लड़ाई लड़ने का एक बहाना मिल सके और जो बची खुची जमीन है उसको भी अंदर ऐसी चीजें बार बार आती हैं। मुंबई में हमला जो है हमने खुद करवाया था, आरएसएस ने करवाया था, और अमेरिका में ट्विन टावर में जो प्लेन घुसे थे वो अमेरिका का इनसाइड जॉब था। ऐसा होता है, पर इतना ध्यान रखना कि फेलियर सबका होता है। आपके घर में डाका डालने वाले को हर बार सक्सेस नहीं चाहिए, एक बार चाहिए। जो 100% की बात उसको करते हैं रोकने ना, में हाँ। हर बार सक्सेस चाहिए। यही है, इनको पता था हमला होगा, पर इन पे इतने हमले हो चुके हैं इजराइल पे ना, उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे तो रॉकेट छोड़ेंगे और हमारे रॉकेट उनको आसमान में ही मार देंगे। कभी कभी आदमी को रहता है कि यार दूसरा सैटरडे था,
है ना, सैटरडे को छुट्टी वो होती काम नहीं करते। हम्म, तो अभी फेस्टिवल खत्म हुआ था एक उनका बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड ले लिया उन्होंने। 2-4 लोगों को कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, देख लेना। उनको क्या पता था कि आसमान से, जमीन से, जल थल नभ हम्म, हर तरफ से आएंगे। पैराशूट और तारें हाँ, काट के क्योंकि ये पैराशूट रोज जो पैराग्लाइडिंग होती है ना, पैराग्लाइडिंग रोज करते थे, क्योंकि पैराग्लाइडिंग तो ऊपर होती है, तो रोज ये लोग देखते थे इजराइल वाले, तो खुश होते थे कि अच्छी बात है, युवा जो है ना ऐसे एडवेंचर में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब हिंसा से मन ऊब चुका है इनका। एंटरटेनमेंट को इनकरेज करना चाहिए। तो इनको ये 6-7 महीने से देख रहे थे उड़ते हुए, तो इनको लग रहा था कि अच्छी बात है, अगर युवा इन चीजों में व्यस्त हो जाए तब तो मामला शांत हो ही जाएगा। पर युवा क्या कर रहे थे इनको अभी पता चला। वो बीच के ऊपर जो है, उनको लगा जैसे हमारे गोवा में उड़ता है वैसे भी उड़ रहा है, तेल अवीव में भी उड़ता है, तो उनको लगा जैसे हम उड़ाते हैं वैसे वो भी उड़ा रहे हैं, और वो किसी दूसरे पर्पज से उड़ा रहे थे, ट्रेनिंग हो रही थी उनकी। यही है इसमें। लेकिन तो यानी ताऊ ये जो कहते हैं कि 100% सेफ्टी सिक्योरिटी, जीरो टॉलरेंस, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। इसका ये दरअसल होता ऐसा नहीं है, कई बार आप गच्चा भी खा जाते हैं। गैप कहीं ना कहीं रह जाता है, चाहे कितने भी मजबूत हो आप, कहीं ना कहीं एक बार तो। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर ऐसा आया जिसमें एक माँ 26 हफ्ते की गर्भवती माँ, अब तो 27 की हो गई होगी, वो कह रही है कि मैं चूंकि बच्चे को दूध पिला रही थी, और ये मेडिकल ऐसा टर्म भी है और मान्यता है कि जब तक आप बच्चे को दूध पिलाते हैं आप गर्भधारण नहीं करते, और 6 महीने के अंदर ही फिर वो गर्भवती भी हो गई और उसको पता ही नहीं चला, और 24 हफ्ते निकल गए, और जब तक उसको होश में आया तब तक तो बहुत समय निकल गया था। वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे बड़ी हैं। बहस हो रही है उस पर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आप बच्चे को जन्म दीजिए, क्योंकि बच्चा जो अजन्मा बच्चा है उसके भी अधिकार हैं जिसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं कर पा रहा है। तो यू हैव टू गिव बर्थ, बच्चे को जन्म दो, फिर देखेंगे कि उसको कहाँ कौन पालेगा, कैसे पालेगा। दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटना हाँ। हो गई, पर क्या होता है, इसराइल में बहुत बुरी दुर्घटना हुई, उस स्तर पे नहीं होना था, और इसराइल का जो उसके बाद जो रिटेलिएशन हो casualty रहा जो है, हुआ है, तो रिटेलिएशन क्या है कि हमास आगे से तो लड़ती नहीं, तो वो लड़ेंगे किससे, और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और इसराइल की मजबूरी यह है कि वो नहीं करे, तो वो ह्यूमन शील्ड को इंसेंटिव दे रहा है, उनको तो वहीं रहना है ना दोनों को। तो अगर ह्यूमन कैजुअलिटी को बचाने के लिए आपने बदला ही नहीं लिया, तो फिर ये हो जाएगा, तब तो ह्यूमन शील्ड है ही, तो वो जमीन से घुसेंगे, एक पूरा बफर जोन बनाएंगे जिसमें कोई नहीं रहेगा। जो फिलिस्तीनी इजराइल जाते थे वो नहीं जा पाएंगे, हाँ, और उनको दुनिया लेती नहीं है अपने यहाँ, चूँकि ट्रबलसम उनका इतिहास रहा है। तो इजिप्ट उनको लेगा नहीं, अभी जॉर्डन नहीं लेता है, हाँ, सबने हाथ खड़े करने शुरू सब कर हाथ दिए। पानी खड़े भी कर- ब्लॉक कर रखा है उस तरफ से। आप पानी की तरफ से, मतलब जो समुद्र से सटी हुई सीमा है फिलिस्तीन की, उधर से भी एग्जिट नहीं कर सकते हैं वो। नहीं, वो समंदर कंट्रोल्ड है, एक्सेस फिलिस्तीन का कंट्रोल है, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इजराइल का। वही। इजराइल का हाँ, कंट्रोल है। नहीं, इजिप्ट के थ्रू इसराइल ने, मतलब इजिप्ट ने कंट्रोल कर रखा है वो इलाका। इजिप्ट भी कंट्रोल कर रखा है ना, इजिप्ट से उनका बॉर्डर मिलता है, पर जी। इजिप्ट नहीं चाहता कि ये लोग वहां आए, क्योंकि हमास तो आतंकवादी संगठन है ना। नहीं ताऊ, इसमें एक चीज़ है, अगर जैसे फतह जो है, फतह जो यासिर अराफात की पीएलओ का विंग था, तो फतह का कंट्रोल अगर गाजा पट्टी पे होता, हमास और फतह राइवल ग्रुप हैं, उनको हरा करके इन्होंने कंट्रोल हासिल किया है, तो थोड़ा मुश्किल होता है इसराइल के लिए। ऐसा लगता है कि अभी सिंस हम वो फतह जो है वो एक कंपैरेटिवली लिबरल और दुनिया के स्टेज पर ज़्यादा एक्सेप्टेड संस्था है, वो बातचीत के ज़रिए जाती है, तो वो मूर्खताओं, हिंसा जैसी ऐसी बड़ी मूर्खताओं का रास्ता नहीं लेती। और चूंकि हमस वो रास्ता लेता है, तो वो सुविधा इसराइल को देता है कि वो बड़ा ऑफेंसिव कर सकें। लेकिन समस्या ये है कि उन 23 लाख लोगों का क्या होगा जब फलस्तीनी आपस में एग्री नहीं करते, तो इसराइल से क्या बात करेंगे वो। हाँ, उनके आपस में ही ये भी द्रव्य दिक्कत संधियां है हैं ना। बहुत सारी। इसराइल का कहना ये है कि हम बात करें तो किससे करें, आप लोग कह रहे हो बात करो, सुलटा लो, किससे सुलटाएं। एक का कहना है कि तुमको हम दुनिया में रहने नहीं देंगे। हमास का ये नहीं है ना कि फ्री करो पैलेस्टाइन को, हमास का उद्देश्य है इसराइल को समाप्त करना। हाँ। देखो, धर्म युद्ध है ये। इसराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि अब तो हम सारा साफ ही करके नक्की करेंगे। और जहां पे भी मैं बार बार कहता हूं, धर्म के लिए जब लोग लड़ते हैं तो वो सब कुछ जायज ठहरा सकते हैं। किताबों में ऐसे एक वर्ष मिल जाता है जो बच्चों को मारने का भी समर्थन कर देता है।
तो उनको गिल्ट फ्री हो जाते हैं। एक इसलिए धर्म युद्ध वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, इसमें एक ये आयरनी देखिए कि सऊदी अरबिया और इजराइल के संबंध बाद के दिनों में ठीक होने की ओर बढ़ रहे थे। उसी को स्कटल करने के लिए किया गया है ये सब। हाँ, तो उस पे आ रहा हूँ जैसे, और वो सुन्नी कंट्री है, सुन्नियों का नेता है सऊदी अरब। जो हमास है, जो फिलिस्तीन की आबादी है, वो सुन्नी आबादी है। सऊदी अरबिया इजराइल से संबंध बना रहा था। हमास को साथ किनका मिल रहा है? हिजबुल्लाह का, जो ईरान का। ईरान का, ईरान जो का। शिया आबादी है। तो ईरान सपोर्ट कर रहा है एक तथाकथित प्रताड़ित सुन्नी आबादी को, और जो सुन्नियों का नेता है वो उससे दूर जा रहा है। हाँ, क्योंकि सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं ना। सऊदी का सपना अब वही देश रहने का नहीं है। सऊदी ने डिसाइड कर लिया कि हम वही देश, वही सऊदी नहीं रहेंगे, हमको आगे बढ़ना है दुनिया में। बिल्कुल। थोड़ा ओपन मार्केट, थोड़ा तो उसने देख लिया कि ऐसे नहीं होगा, तो वो केयर नहीं करते मुस्लिम के नाम पे उतना। हालांकि उनका मूल जो है वो इस्लाम में है, पर वो चाहते हैं कि वो और ओपन करें अपने आप को। वो शुरू ही लगभग खत्म होने वाली थी वो प्रक्रिया। इनफैक्ट 10-15 दिन पहले इस घटना के इजराइल से एक डेलीगेशन सऊदी अरब आया और वहां उन्होंने जूइश फेस्टिवल मनाया, है ना। और एक उसकी तस्वीर छपी, तोरा खुला हुआ है और एक रबाई जो है वो उसको पढ़ रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, और सामने खिड़की से सऊदी अरेबिया का लैंडस्केप दिख रहा है। ये सबसे ज्यादा चुभती है लोगों को। तीनों अब्राहमिक फेथ्स का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उनका होलिएस्ट लैंड है वो इस दुनिया में 3000 साल से ब्लडशेड का कारण बना हुआ है। तीनों की फेलियर है। तो ये सऊदी अरब जो अपने आप को बदल रहा है, थोड़ा क्या तेजी के साथ ही बदल रहा है। उसने बाकी सारे लोगों को भी बताया कि आप यहाँ, और अपने यहाँ के चीजों को भी, तो हाँ, वो लगता नहीं है? मॉडर्न कंट्री बनना चाहता है। देखिए उसमें भी है, हज के पैसे से ना देश नहीं चलता। जब आप इतने सुख सुविधाओं के आदी हो जाते हैं तो उनको ये पता है कि तेल हाँ, का खेल खत्म होने वाला है। सही, क्योंकि दुनिया बायो फ्यूल पे जा रही है, नेचुरल हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है। तो उनको ये खबर आ गई है कि अगर हम अभी अगले 50 साल तक नहीं देखेंगे तो हम फिर उसी हालत में आ जाएंगे कि इंडिया से राजा आपको आके कार देगा चढ़ने के लिए, है ना। तो यानी सऊदी अरब की भी स्थिति ऐसी है कि सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने निकलता वैसे जा दिया है रहा है कुछ आफताब आहिस्ता मॉडर्निटी आहिस्ता। के नाम पे, मतलब उसकी भी बड़ी आलोचना है, बट कि उन्होंने महिलाओं को फुटबॉल का मैच देखने की इजाजत दे दी। इसको महिलाओं सेलिब्रेट को करिए। बिना किसी के साथ मार्केट जाने की भी इजाजत दे दी। हज में भी गाड़ी भी चला सकती है महिला। हज में भी अब, पहले ये था कि महिला किसी महरम साथी नहीं के हो साथ तो है, भी। महरम के साथ। एक था ना ट्वीट मैं देख रहा था, एक इमाम ऑफ पीस नाम से एक हैंडल है, उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि पैलेस्टीनियन कॉज, जो मैं आइडेंटिटी वाली बात कर रहा था, पैलेस्टीनियन कॉज जो है वो अरब कॉज है ही नहीं, क्योंकि फ़िलिस्तीन के लोग अरब नहीं है, वो अरब की किसी ट्राइब से नहीं आते हैं, और उन्हें अरबाइज किया गया है बाद में। इजिप्ट वाले भी अरब के नहीं हैं, क्योंकि वो अरबाइज्ड अफ्रीकन्स हैं। और वो ये कह रहे हैं कि क्या ये एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस भी है मुस्लिम देशों के लिए? क्या अरब वाले फ़िलिस्तीनियों को अपना मानते हैं? और ये भी उन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट जितने भी थे वो सब यहूदिया से थे, अरब से नहीं थे। सोलोमन, डेनियल, सारे डेविड और प्रॉफिट मोहम्मद को छोड़कर, हाँ, उनको छोड़ बाकी सारे एक ही जगह के थे। हाँ। तो ये है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस भी मुस्लिम वर्ल्ड में इस लड़ाई से दिख रहा है क्या? देखो, मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरब से दूर है, बहुत बड़ा हिस्सा, इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक। ये पूरा एक फैलाव जो है उसमें बहुत सारे लोग अरब से आइडेंटिफाई नहीं करते, पर कल्चरली अपने आप को अरब मानने लगे, क्योंकि वो फील लाने के लिए उनको, क्योंकि अरबों ने आपको ये अगर बताया कि जेन्युइन मुस्लिम हम हैं, तो आप भी जेन्युइन बनने के लिए अपना रंग रूप वैसा ही छोड़ने लगे। इंडोनेशिया ने नहीं छोड़ा, मलेशिया ने नहीं छोड़ा, और बहुत सारे कंट्रीज ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। दूसरी बात, ये कहना गलत है कि अरब नहीं है। अच्छा, क्योंकि अरब हैं। अब देखो, फिलिस्तीनी बहुत कम है, फिलिस्तीनी में बहुत कम है, वहां अरब बहुत है। इजिप्ट से गए हुए, अगर उनके सेकंड नाम
का थोड़ा जो सेकंड नेम होता है, सरनेम होता है ना, उसका विश्लेषण करेंगे आप तो पता चल जाएगा ये ओरिजिनली कहाँ से है। तो उसमें सीरियन है, उसमें जॉर्डन, अभी जॉर्डन कहलाता है, जॉर्डेनियंस हैं, इराकी हैं, सऊदी अरब के हैं, सभी लोग हैं। और वो पैलेस्टीनियन हो गए क्योंकि 3-4 जनरेशन से पैलेस्टीनियन है। जब ब्रिटिश का राज था वहाँ पे, ब्रिटिश रूल था, तो बहुत सारे लोग वहाँ काम करने गए थे। तेल नया नया निकला था, हैफा में तेल का पोर्ट था, इराक से तेल जाना होता था, बहुत सारा काम था, सब जगहों से लोग आए और वहाँ रहने लगे। तो वो सब अब पैलेस्टीनियन कहलाते हैं, चूंकि वो मुस्लिम है और सब अपने आप को अरब मानते हैं, और कोई जरूरत नहीं है उनको अरब ना मानने की, अरब है। तो इतना काफी नहीं है कि वो इस्लाम को मानने वाले हैं, उसमें फिर इतने फिरके, इतनी तमाम तरह की नहीं वो चीजें। सब तो सब में है, पर एक ही डिफरेंस है कि आज जैसे पेरिस मतलब फ्रांस में एक टीचर को चाकू मार के मार दिया, बेजिंग में एक इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले व्यक्ति को सड़क पे मार दिया। ये काम जिस दिन हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, तो कहीं पे भी दुनिया के यहूदी ने किसी मुसलमान को चाकू नहीं मारा था। वो रिएक्शन जो होता है ना, वो एक स्पेशल सा रिएक्शन है कि जिहाद के कॉल, बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हैं वो ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो कि इस धारणा को और मजबूत करता है कि ये कम्युनिटी है जो रेडिकलाइज्ड है। तो इसमें कई लोग ये बात उठाते हैं कि जैसे सनातन धर्मी है, ये लोगों पर अटैक अमूमन नहीं करते हिंदुस्तानी लोग, वैसा ही यहूदियों और पारसियों के बारे में भी कहा जाता है कि ये तलवार के धर्म पे, तलवार के बल पे अपने धर्म का या अपने उसका प्रसार नहीं करते, या फिर ये जो धर्म परिवर्तन है वो सब नहीं धर्म कराते। परिवर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, यहूदी नहीं बन सकते आप, हाँ, है ना। ये कहते हैं हम गधे को किसी भी तरह से आप घोड़ा नहीं बना सकते, पारसी नहीं बन सकते आप, इसलिए उनकी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी को। बिल्कुल। तो हिंदुइज्म में भी कन्वर्ट नहीं होता था कोई हिंदुइज्म में, ये आजकल नया सिस्टम चला हुआ है, नहीं तो कोई भी हिंदू जो होता था वो हिंदू होता था, जिसको आप सनातन धर्मी बोलते हैं। मैं तो अभी भी हिंदू ही बोलता हूँ। ये वर्ड जो है सडनली जो है ना बहुत पॉपुलर हो गया है। और वैसे हर रिलीजन में आप खोजोगे ना, तो जो शांति प्रिय रिलीजन कहे गए हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, वहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने एक सीमित क्षेत्र में अपने स्तर से खूब हिंसा की। म्यांमार में एक बौद्ध भिक्षु हैं, वो बड़े इसके लिए पूरी दुनिया में बदनाम हुए। हिंदुस्तान में भी आपको कुछ जगहों पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सम्राट अशोक तो हिंसा के बाद बौद्ध नहीं हुए थे, हो चुके थे। अच्छा, हाँ लोग तो ये कहते हैं कि वो उनका हृदय परिवर्तन के बाद वो बौद्ध हुए, बुद्ध के शिष्य हुए। हो चुके थे बौद्ध, उसके बाद उन्होंने हृदय परिवर्तन हो चुका था। अच्छा, दूसरा कांड उन्होंने बाद में किया। लेकिन तो एक सब चीज होता है। ये इसमें क्या मैं ये सोचता हूँ कि ये हर बार कुछ ना कुछ एक एस्केलेट होता है, फिर वो हो जाता है। एक तरफ 2-2.5 मिलियन वेस्ट बैंक में है, इतने ही लगभग गाजा पट्टी में इतनी सघन है। इन लोगों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि इस तरह के वॉर में इस समस्या का समाधान नहीं है कोई। ना। और वो नक्शा भी ऐसा है कि बीच में इजराइल है, दोनों तरफ अलग अलग हिस्सों में भौगोलिक स्थिति, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान टाइप का वेस्ट बैंक मामला नहीं रहा ना, वो इजराइल के कंट्रोल में आ चुका है। गाजा जहां से हमला हुआ वो इजराइल ने छोड़ दिया था 2005 में, पर वेस्ट बैंक तो पूरी तरह से इजराइल है। तो अब कितनी मतलब वो आशंका लगती है कि गाजा पे फिर ये जो छोड़ रखा था इजराइल ने, अब कंट्रोल कर लेंगे फिर से। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या इनका भविष्य क्या रहेगा? अब देखिए क्या होता है, आदमी जब डिसाइड कर लेता है ना दोनों साइड से कि नहीं होगा सॉल्व, कि वहां के लोगों को अपने यहाँ तो आने नहीं देगा इजराइल। इजराइल में अरब रहते हैं 20%, पार्टी भी है अरब, सरकार में भी थे पिछली बार। 20% अरब पॉपुलेशन है, खुशी से रहते हैं, आराम से रहते हैं, कोई पंगा नहीं होता उनका। तो बाहर वाले ही करते हैं, जो बाहर रह गए हैं। हाँ, जो इजरायली अरब नहीं है, जो पैलेस्टीनियन अरब है, अरब पैलेस्टीनियंस बोल सकते हो आप उनको। वो इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपने गांव बसा रखे हैं, वेस्ट बैंक में। फिलिस्तीन जिसको फिलिस्तीनी एरिया बोल सकते हैं आप। पर क्या इतिहास इतना खराब है ना, अब लोग कहते हैं कि भाई फिलिस्तीन नाम का कोई देश कभी था ही नहीं, आपने ब्रिटेन ने क्रिएट किया उसको, तो क्रिएट किया तो आपने क्यों नहीं माना हमको? इजराइल का कहना यही है कि हमको कुछ लैंड मिला, आपको कुछ लैंड मिला, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, और हमने अपना एक स्टेट बना लिया, आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो फिर मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। वो वाला सिस्टम है। इनमें से लोगों को जाना पड़ेगा, दुख के साथ कहना पड़ता है।
पर लोगों को जाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये भी ज्ञान लगाया है कि वो जो यहूदी है ना, वो यदुवंशी हैं। जो कृष्ण के जो वंशज थे, उनकी 12 टोलियां अलग अलग जगह निकली और 6-7 टोलियां इधर रह गई और बाकी उधर फैल गई और उधर आगे की तरफ निकल गई। इसलिए वो यहूदी इसलिए हैं कि वो जदू से उनका वो हुआ और वहां से वो यदुवंशी हैं वो सारे लोग। वो देखिए ओरिजिनल लोग ना, यहूदी सऊदी अरेबिया में रहते थे, यहूदी इराक में रहते थे, यहूदी सारे कंट्रीज में रहते थे, लेकिन सब जगह से उनको भगा दिया गया। यूरोप में बसे, वहां से तो 6 मिलियन भारत में भी आए और हिटलर भारत ने। में भारत और चीन 2 ही देश हैं जहां यहूदियों पे अत्याचार नहीं हुआ है, बाकी पूरी दुनिया में उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। इसी बात का तो फायदा उनको मिलता है कि पूरी दुनिया उनसे एक सहानुभूति रखती है कि यार ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो जहां गई प्रताड़ित हुई। हाँ, लेकिन जब भारत इतने को छोड़कर और चाइना को छोड़कर। ये शांति प्रिय लोग और ऐसा सब जगह मिलजुल के रहने वाले थे, तो इनको फिर घुसने क्यों नहीं देते थे? उनके देखिए 10 ट्राइब थे, एक खो गया था, उसको लॉस्ट ट्राइब बोलते हैं, बाकी उनके ट्राइब वहां हैं। एक ट्राइब मणिपुर में यहूदियों अच्छा। का। और चूंकि दुनिया के हर यहूदी को इजराइल में रहने का हक है, तो मणिपुर से बहुत सारे लोग वहां जाके रह रहे हैं। तो वो जो लॉस्ट वाला बोला ना कि खो गए थे, हाँ, एक खोया था जो भारत में है। तो एक बार वैसे हमने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया था फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के कल्चरल मेल जोल और कितनी समानताएं कितनी असमानताएं हैं इस पे, लेकिन इस पर लोग मेरे 3 ताल में कुछ मैसेजेस आए, कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है। एक बार फिर से वो आपको सुनना चाहते हैं। फौदा में वो दिखता है थोड़ा बहुत कि आराम से अगर इजराइल का एक जासूस फिलिस्तीनियों मतलब फिलिस्तीन के क्षेत्र में चला जाए, अरब लोगों के बीच में फिलिस्तीनियों के बीच में, तो आसानी से आइडेंटिफाई करना मुश्किल बहुत बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि वो फ्लुएंट अरेबिक भी बोल लेते हैं और हिब्रू भी बोलते हैं। देखो, दिखने में भी एक जैसे होते होंगे फिर तो। जब हम किसी यहूदी लोग आरोप लगाते हैं दुनिया पे, आप एंटी सेमेटिक हैं, मतलब जो सेमेटिक लोग हैं उनके विरोधी हैं आप। तो आप अगर जूस के खिलाफ बोलते, माना जाता है कि हिटलर एंटी सेमेटिक था, पूरी दुनिया एंटी सेमेटिक है, यहूदियों पे अत्याचार करती है। टेक्निकली फिलिस्तीनी भी सेमेटिक है, यहूदी और फिलिस्तीनी दोनों सेमेटिक लोग हैं, अरब भी सेमेटिक लोग हैं। तो अगर आप एंटी सेमेटिक हैं तो एंटी अरब भी होना चाहिए आपको। अगर एंटी सेमेटिक हैं तो एथनिसिटी उनकी एक है। अब उसमें क्या है, सारी वो दोनों लैंग्वेज जो है वो हिब्रू से अरेबिक जो है वो अरमाइक, सीरियक, इन लैंग्वेज के मतलब उससे प्रस्फुटित होकर बनी है। तो लैंग्वेज भी उनका मिलता है। एल जो है वो अल है ना, गॉड के लिए भी लगभग सिमिलर वर्ड हैं। हाँ, उनके सारे वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रूट वर्ड्स। तो एक तरह के लोग हैं वो, धर्म 2 मानते हैं। उनका धर्म जो है ना एक दूसरे का मिरर इमेज है। हाँ, कनेक्शन तो है, एक ही बात है, एक ही खुदा को मानते हैं भाई। यस। उसी अल्लाह को, जो मतलब मुसलमानों का कहना है कि हमारा जो अल्लाह है वो उसका भी अल्लाह है। प्रॉफिट तो वो सेम ही है दोनों के, यहूदियों का पुराने हाँ वाले। तो, पर वो नहीं मानते ना, पर दोनों में बातें वैसी ही हैं। यह है कि इनका फ्राइडे है, उनका सैटरडे है, ठीक है, पर रिलीजन होता क्या है, यही होता है। हजरत मूसा को वो भी मानते हैं, हजरत मोजेस को ये भी मानते हैं। हाँ, सारे किताब भी ओल्ड टेस्टामेंट। जैकब जो है वो याकूब है, यूसुफ जो है जोसेफ है, सुलेमान और सोलोमन है। हाँ, तो सब एक ही है। लड़ाई यही है कि जूस के बाद जब जीसस क्राइस्ट, जो कि जू थे, हाँ, वो आए तो फिर क्रिश्चियनिटी आए, उनके फॉलोअर्स। हाँ, और उनके 6-6.5 मतलब 600 साल बाद लगभग अरेबिया में प्रॉफिट आए। और उस समय प्रॉफिट बहुत जगहों पे आते थे, ईरान में भी आते थे। उन्हीं एरियाज में क्यों आते थे? हाँ, क्योंकि उसी एरिया में चलन था उसका, अपने यहाँ अवतार टाइप का चलन था, उनके यहाँ यही था। तो कोई भी उठ गया और उसको लगता था कि मैं डिक्लेयर कर देता था अपने आप को, पर होता नहीं था। पर प्रॉफिट थे जिन्होंने एक आर्मी खड़ी करी और फिर रिलीजन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया, जैसा कि यहूदी करते थे। मैं तेल अवीव में सैटरडे को लैंड किया, टैक्सी के फेयर बहुत ज़्यादा। क्यों भाई, आज सैटरडे है, आज हम लोग काम नहीं करते।
ओह तो अगर आप ऑर्थोडॉक्स एरिया से गुजर जाएंगे तो जो ऑर्थोडॉक्स जूज हैं वो पत्थर मारते हैं टैक्सी वैक्सी पे। लोहा क्या आप छूना क्यों आ मना, रहे हैं? लोहा छूना मना है। क्यों चल क्यों रहे हैं आप काम क्यों कर रहे हैं? आप गए तेल अवीव? हाँ, मैं तेल अवीव गया हूँ। वहाँ के फूड और उसमें मतलब थोड़ा बताइए उसके बारे में कि खाना और उस फिलिस्तीन और इजराइल के खान एक ही पान तो हुम्मुस, एक ही है। एक ही खाना है उनका, हम्म एक ही खाना है। लेबनान, पार्ट ऑफ सीरिया, वो सब एक लोग हैं। धर्म ने बांट रखा है उनको। तो दुरूज इसराइल का अलग से कोई ऐसा खाना कुछ भी नहीं। इसराइल का क्या है खाना, इसलिए नहीं है कि इसराइल में कोई था ही नहीं, ये सारे बाहर वो तो से सब चले गए थे, हम्म फिर सब जुटे। तो जो पोलैंड से आया उसका पोलिश इन्फ्लुएंस है, जो ग्रीस से आया उसका ग्रीक इन्फ्लुएंस है, जो जर्मनी से आया उसका खाने में जर्मन इन्फ्लुएंस है, और अरब में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं तो वहाँ का लोकल इन्फ्लुएंस है। तो सब एक मिक्स है, उनका कोई अपना खाना नहीं है, कोई इजरायली कल्चर नहीं है, यहूदी धर्म है बस, जो उतना ही कट्टर है। क्या होता है, दुनिया समझ नहीं पा रही है या दुनिया केयर नहीं करती है, तो हम जो है इन चीजों को पॉलिटिकल बना देते हैं कि दिस इज अ पॉलिटिकल बैटल। क्यों? क्योंकि यूरोप के लोगों को समझ में नहीं आता रिलीजियस बैटल भी कोई चीज होती है। सही है ना, उन्होंने उस चीज को, वो केयर ही नहीं करते रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में उनके दिन में 1% भी नहीं सोचते वो। तो जब उन चीज के लिए लोग लड़ रहे होते हैं तो उसको शक होता है कि यार नहीं, धर्म के लिए हो ही नहीं सकता, धर्म के लिए कोई क्यों लड़ेगा? ये लोग, दिस इज अ पॉलिटिकल थिंग, दिस इज अबाउट लैंड। तो वो रूट पे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वो ना 200-300 साल से धर्म के बारे में सोचते नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि आदमी की जिंदगी के एक एक पल को गवर्न कर रहा है कोई बुक। इनके यहाँ कुरान हदीस है, उनके यहाँ तोरा है, तालमुद है, दोनों एक वैसे ही हैं। तालमुद इज डिस्क्रिप्शन, सेइंग्स सब मिला के। हाँ, तो वो एक तरह का हदीस की तरह है। वो एक तरह का हदीस की तरह है। तोरा तोरा जो है मेन बुक है। अब उनका ये कहना है कि गॉड तुमसे बहुत एंग्री है। ये इंडिया के लोग ना बल्ले 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 कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम हेटरेड है, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि फिलिस्तीनी को मार रहे हैं ना, ये मुसलमान है, तो अच्छा ही हो रहा है। और इसराइल के साथ क्यों है? क्योंकि हम हमेशा मजबूत के साथ खड़े होते हैं। हम हिटलर की किताब पढ़ते हैं क्योंकि वो मजबूत था। हमको स्ट्रांग लीडर देखते हैं, उसका साइड ले लेते हैं हम। कमजोरी है ना अपने अंदर, मर्दाना कमजोरी जब होती है तब आप पहलवान से सट के खड़े रहते हो। तो जो भी कूट रहा होता है ना, हम उसके साथ होते हैं। इंदिरा गांधी आयरन लेडी, मोदी जी स्ट्रांग 56 इंच। क्यों हम सपोर्ट करते हैं? क्योंकि कमजोर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम कमजोर हैं। तो नेतान्याहू, उनको लगता है यार ये तो दैत्य है साला। पुतिन, हम लोग यूक्रेन के साथ नहीं है, हम रशिया के साथ है। क्यों? क्योंकि पुतिन तोड़ रहा है उनको। ठीक है, आप लोग कहते हो ताऊ बंदर के साथ क्यों है? ताऊ क्या करेगा? पूरा देश लेकिन ये जो तो है ना जनरल नॉर्मल फेनोमेना है पत्थर मारने में लगा हुआ है। कि एक बार महाभारत का एक किस्सा है, अब वो कितना किस्सा है पता नहीं, उसमें अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि आप मजबूत के साथ रहते हो और कमजोर को तो आपने ऐसा कर दिया। तो उन्होंने इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। जंगल में दोनों गए तो इन्होंने कहा कि अब यहाँ खाना बनाते हैं, एक काम करो, चूल्हा बनाने के लिए कुछ ईंट पत्थर ले आओ। तो वहाँ एक दीवार थी जो मजबूत थी और एक थी वो जगह थोड़ी सी ढही हुई थी। तो अर्जुन ने वहीं से ढही हुई दीवार में से पत्थर लेके आके चूल्हा बनाया। इन्होंने कहा कहाँ से लाए, जगह दिखाओ। उन्होंने दिखाया। बोले तुम इस दीवार में से क्यों नहीं लेके? बोले मजबूत थी। बोला ये जवाब मिल गया तुम्हें? मजबूत दीवार में से कोई भी पत्थर निकालने की मेहनत नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं जहां से आसानी से हो जाए वो। तो इसलिए लोग कहते हैं कि मजबूत से सारे लोग उसके साथ रहते हैं, कमजोर जब तक पलट के मजबूत नहीं बनता है। नहीं, पर दिक्कत यह है ना कि हम यहाँ बैठे हुए जिनका कोई भी स्टेक नहीं है बाय द वे इस वॉर में, हाँ। सरकार का है, मानता हूं मैं। यहाँ का मुसलमान दुखी है कि फिलिस्तीनियों पे देखो अत्याचार हो रहा है। ठीक है, यहाँ का जो नॉन मुस्लिम है वो खुश है। वो खुश है कि देखो गाजा में तो पेल देंगे उसको। तो हम दर्शक होने चाहिए ना हम। मैं जानता हूं आपका कोई स्टेक नहीं है, तो देखो उसमें क्या है। जो देखता है ना
उसको पीस के बारे में बात करना चाहिए कि शांति स्थापित हो। क्यों? आपका कोई स्टेक नहीं है ना, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप यही कहोगे ना कि यार लड़ाई अच्छी बात नहीं है, ज्यादा बच्चे मार रहे हैं, ये देखो 500-600 फिलिस्तीनी बच्चे मर गए, उधर भी 200 बच्चे मर गए, ये गलत बात हो रहा है। या मुंह बंद रखो और एंजॉय करो। टीवी पे कुछ नहीं आता, गाजा अल जजीरा में सिर्फ गाजा का एक स्काईलाइन होता है, उसमें और उसमें मिसाइलें आ रही हैं। अब 10-20 मिनट में एक बम गिरता है तो हाँ। लोग उसी के लिए बैठे हुए थे, यार वो गिर नहीं रहा है ना, मिसाइलें या तो चल देखो रही हैं, और टैंक चुप चल रहो, रहे हैं, या ये विश करो कि शांति हो। शांति हो शांति हो जाए। जाए। ठीक है, आप फालतू में यहाँ रो भी रहे हो, कूद भी रहे हो, सेलिब्रेट भी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अरे ये भी एक हकीकत है कि जिस दिन हमास ने हमला किया था तो शौक नाव वाला हमला था वो, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यूजिक फेस्टिवल में म्यूजिक लोग नाच रहे हैं और कंसर्ट उसमें चल रहा है और दर्द उसमें दर्द दर्द आ जाएगा, पर उसको भी सेलिब्रेट किया लोगों ने। इजराइल ने रिटेलिएशन तो दूसरे दिन किया ना, दूसरे दिन लेकिन उसको भी सेलिब्रेट किया गया लंदन की सड़कों में, सब जगह, पता नहीं क्यों। एएमयू क्यों? जेएनयू में भी नहीं, हुआ। ये जस्टिस फाइनली हो रहा है। अरे यार क्या हो रहा है उसके नाम पे, ये तो देखो। एएमयू जेएनयू में भी लोगों ने जुलूस निकाले और वो क्या, लेकिन अगले दिन जब हुआ तो फिर सन्नाटा हो गया। यही होता है, जिनको ये इतना खराब वॉर है, ये पूरी दुनिया को रेडिकलाइज कर दी। हमारा कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन हम यहाँ लड़ाई को चीयर कर रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा दिया, एक साइड इधर लगा हुआ है, एक साइड उधर लगा हुआ है। बिल्कुल, ऐसा थोड़े ना होता है। इस पे अपन इस चूंकि ये युद्ध ऐसा लगता है कि और चलेगा, अगले आगे मौका पर आएगा। तेल अवीव और हैफा दोनों सिस्टर सिटीज हैं। तेल अवीव याफो बोलते हैं उसको, हैफा बहुत प्राचीन शहर है, तेल अवीव भी प्राचीन शहर है पर बहुत मॉडर्न है अभी। हैफा में अरब क्वार्टर्स हैं, अरब तेल अवीव में रहते हैं। मैंने 1-2 लोगों से बात भी की, फैमिलीज से, बहुत रिलैक्स्ड, सब लोग फिटनेस फ्रीक हैं। अच्छा, जो लोग वहां रह रहे दौड़ने हैं, की, मैं तेल अवीव से हैफा पैदल गया, जो और अरबियन रह रहे हैं वहां पर, हाँ, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे वो हैं अपने वहां? आप को इजरायली समझते हैं, वो लड़ रहे हैं अभी। अच्छा, वो लड़ रहे हैं। वहाँ के टीवी चैनलों में जो एंकर हैं वो भी वैसी हैं, जो सेना में हैं वो भी अब सेना में भी भर्ती हो रहे हैं वो, और जनरली भी वो अपने आप को, जब इजराइल पर अटैक हुआ तो वो खुश नहीं हुए, क्योंकि उनके देश पर अटैक हो गया ना। उनकी सहानुभूति है फिलिस्तीनियों के साथ, लेकिन वो उनका जीना मरना तो वहां है ना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि टाइप है। वही है। हाँ। अरे पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो फिर भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को के क्रिकेट टीम को तो चीयर कर देता है हैदराबाद में, तो आप ये मत समझिए लड़ाई होगी हाँ तो फिर उनका साथ दे देंगे। वो इसलिए कि उनका तो जीना मरना यहाँ है ना, जब दूसरा कोई अटैक करेगा तब तो भाई हाँ नमस्ते, तब तो होगा ना। तो ऐसे ही तो होता है, वही होता है। उनको तो इजराइल में रहना है, उनकी जिंदगी इतनी अच्छी है। गाजा में या वेस्ट बैंक में रहेंगे तो उनके तो खाने के लाले पड़ेंगे। यहाँ वो वैसा ही है कि अंदर खाने चाहे एजुकेशन जितना लड़े मरे, लेकिन बाहर वाले से लड़ाई होगी तो हम एक रहेंगे। लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। सही। गाजा और वेस्ट बैंक में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल आपको दिखने में गाजा बहुत अच्छा लगता है, नोएडा का अपार्टमेंट जैसा एकदम चमकदार, पर बहुत घुटन वाली जगह है वो। दुनिया की वन ऑफ दी नहीं, वन ऑफ दी नहीं, सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन। पैसे न वो पैसे बाय द वे फिलिस्तीनियों को बहुत आते हैं। दुनिया के सबसे लग्जरियस लोग हो सकते थे वो, क्योंकि उनको यूरोप काफी एज आता है उनको। तो फिर ऐसे क्यों यूरोप के कंट्रियों का बजट है, अमेरिका का बजट है, सऊदी अरेबिया, बाकी लोग देते हैं, यूएन देता है, पर वो ना हमास ने कब्जा इसलिए कर रखा है ना, उस फंड को वो टनल बनाने में, वाटर पाइप निकाल के रॉकेट बनाने में, इसमें खर्च कर देते हैं। यानी ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, और यूं ही जी आप ये सोचो कि जब इजराइल ने अभी बोला है कि जो सिविलियन लोग हैं वो ये बॉर्डर वाले इलाके छोड़कर नॉर्थ वाले पर्चियां डाल रहे हैं, वो तो हमास वाले जाने नहीं देंगे उनको, यहीं मरो, नहीं जाने देते हैं उसको। क्यों? अच्छा, वो भागना चाहते हैं जान बचा के। वो सबको मरने का शौक नहीं है, कुछ हैं पागल जो तैयार हैं, पर सबको मरने का शौक नहीं। पर ये लड़ेंगे किसकी आड़ में? इन्हीं की आड़ में। जब ये बॉम्ब गिराता है इजराइल, जब उसमें बच्चे मरते हैं तो उसकी जो अल जजीरा पे तस्वीरें आती हैं, उसका भी एक ग्लोबल इम्पैक्ट होता है ना।
इन बच्चों को आप साउथ भेज दोगे, बाय द वे वहां भी खेत वेत है, ऐसा नहीं कि डेंसेस्ट पॉपुलेशन है, तो साउथ में खेत वेत भी है, और जान बचाने के लिए आदमी ना खुले आसमान में रह लेता है, टेंट लगा के रह लेगा, घर छोड़ दिया, लेकिन हमास जाने नहीं देता। ये आज की बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। हमास वो ऑक्सीजन जैसे होता है ना, कि ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा, और तो इसका मतलब सबसे बड़ा लिक्विड कल्प्रिट, इसको जीने नहीं देगा। सबसे बड़ा कल्प्रिट हमास ही है, जिसने सारी आग भी लगाई है, मतलब जबरा मारे और रोने भी ना दे। हमास पैलेस्टीनियन लिबरेशन, और जो यासिर अराफात की पार्टी है, जो PLO है, उसको भी कूटता है, उनको भगाई दिया वहां से, निपटा दिया है। वो किसी का दोस्त नहीं है, और उनमें बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है, ईरानियन इन्फ्लुएंस। और अरे फारसी बोलते हैं भाई साहब। उसमें जो एक गैंग था जिसकी वीडियो आई, वो फारसी बोल रहे थे, तो क्या हो सकता है। पर ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, चल बसेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। आज किन किन विषयों में बात करनी है वो बता देता हूँ। लंबी खिंच गई अपनी इजराइल फिलिस्तीन की चर्चा। अपन को आज सब अपने अपने फिलिस्तीन बचा के रखो, हाँ, जीवन में उतना काफी है। तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, और पंडित जी कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, पर इस हाथ में कुछ ऐसे रोए हैं जिनका कुछ उपयोग नहीं है। कुछ ऐसे कानून हैं भारत में और दुनिया भर में, अपेंडिक्स टाइप की चीजें हैं। हाँ कि है, वजूद है उनका, पर शायद आपको पता ही ना हो कि वो एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह के कानून, जैसे कि पतंग उड़ाना बिना परमिट के अवैध है भारत में, परमिट लेना पड़ता है तभी आप उड़ा सकते हो, पर सिंस भारत में कुछ राज्यों में, पूरे भारत में, और सड़क पर आपको 10 रुपए से ज़्यादा का नोट या उससे ज़्यादा कीमत वाली कोई भी चीज़ पड़ी हुई मिलती है, तो आप उसको सीधे दाब नहीं सकते हो, सीधे जेब में नहीं रख सकते हो। उसकी पूरी प्रक्रिया है जिसमें आपको उसको जमा कराना पड़ेगा प्रशासन को। इस तरह के अजीबोगरीब कानूनों पे अपन बात करेंगे। देश विदेश में भी कुछ ऐसे अलबेले कानून, चटपटे कानून हैं। और बिजार खबर में, बिजार उत्तेजक खबर में ना, आज कहानी है दिल्ली की, जहाँ बात बात में गोली चली, 2 लोग मारे गए उस गोली में। मामला जो था वो डब्लू को डब्लू भाई न कहने का था। यहाँ से विवाद की शुरुआत हुई। तो अपन ईगो हंतक ऐसे अहमन्य नक चढ़े लोगों पर आज बात करेंगे। और बिजार खबर में एक और खबर है, ऑस्ट्रिया की बियर पार्टी की चर्चा चाहूँ और है। ये वो वाली पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, और इन्होंने ये वादा किया है, मतलब इनको ऐसा सर्वे ये कह रहा है, इनको अभी 12% का सपोर्ट है जिस स्टेट में ये चुनाव हो रहे हैं। फ्री बियर देंगे। हाँ जी, फ्री बियर मंथली सभी देश के सभी परिवारों को। दिल्ली का असर वहां तक पहुंच गया जब अरे केजरीवाल को कोई बता दे। हाँ नहीं, इन्होंने तो अपनी तरफ से दिया था, बाय 1 गेट 1 फ्री। हाँ। दारू फ्री दे रहे थे वो, तो वे बियर तक पहुंचे, ये तो विस्की फ्री पिला रहे थे। तो 1 कार्टन लो, 1 कार्टन फ्री। पॉलिटिकल जानकारी ये कह रहे हैं कि ये पार्टी सत्ता में आ गई तो वियना के पनारों में बियर बहा करेगी। बिल्कुल, इस पे बात करेंगे। अभी भी बहती है वैसे। आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पिछले एपिसोड्स पर आए कुछ रिएक्शन है। पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू 3 ताल। ताऊ, पंडित जी और सरदार के साथ हैं आप। और पंडित जी, अब ये आपका विषय हम बात करना चाह रहे हैं। दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं। अच्छा, इन कानूनों पे में कुछ कुछ बदलाव भी हुए हैं, पर अपन जिनकी बात कर रहे हैं वो कानून अभी हूबहू वैसे ही हैं। वो हैं, और ये हैं इलीगल कुछ कुछ चीज़ें ऐसी, लेकिन इनको बहुत ज़ोर शोर से ना प्रशासन भी, क्योंकि कोई हार्म नहीं होता इनसे बड़ा, तो बहुत ज़ोर शोर से, बहुत गंभीरता से एनफोर्स नहीं कराया जाता। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो ये पहला कानून है, इसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ये ज़्यादातर अंग्रेज़ों के ज़माने के बेवकूफ़ाना कानून है। इसके तहत पतंग उड़ाने के लिए परमिट ज़रूरी है। पुलिस की इजाज़त के बिना पतंग उड़ाने पर आपको 2 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक ये का कहीं जुर्माना पर हो भी सकता कि एयरपोर्ट के कुछ लिमिट में? नहीं, कहीं पर भी। ओके। हाँ, इसमें क्या है, एयरशिप, बलून, काइट्स, ग्लाइडर्स और फ्लाइंग मशीन जैसी चीज़ें भी इस एक्ट में शामिल हैं। ओह, पतंग से लेके हवाई जहाज तक। हाँ, और ये मतलब हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति पर पतंगें उड़ाई जाती हैं, 15 अगस्त पे उड़ाई जाती हैं। अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है। लखनऊ में दिवाली की अगली सुबह जमघट होता है, उसको जमघट ही बोलते हैं, एक तरह का पतंग फेस्टिवल ही होता है। और स्थानीय स्तर पर, शकील भाई बैठे हैं सामने, मालूम होगा इन्हें, प्रतियोगिताएं होती हैं
कि जैसे पार्षदी का चुनाव है, उससे ठीक पहले पार्षद प्रत्याशी ने एक प्रतियोगिता आयोजित कराई पतंगबाजी की। सुबह से शाम तक प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जीतने वाले को इतना इनाम, और उसमें भी ये होता है कि लगातार कितनी काटी उस हिसाब से इनाम बढ़ता है। अपनी पतंग कटवाए बिना 3 काट दी तो 51, ऐसे ऐसे 6 काट दी तो और ज्यादा, 11 काट दी तो और ज्यादा, इस तरह का है कल्चर। आप ये एक तरह का दूसरे तरह का फ्री बीज है। हाँ तो उसमें क्या है, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक पतंग उड़ाने वाले, एक पतंग लूटने वाले। हाँ। आप कौन से वाले रहे हो आप लोग? हम ना तो उड़ा पाए ना लूट पाए, हम सिर्फ अच्छा। पतंग उड़ती हुई देख पाए बस। मैं भी दर्शक ही रहा हूँ। अच्छा, लूटने वालों को मैंने गंभीर रूप से घायल होते हुए देखा है। बिल्कुल। हाँ। और वो इतने बहुत dangerous चीज़ है। जुनून के साथ वो पतंग लूटने के लिए भगते हैं। मैंने वो ना खबरें उनको पढ़ी हैं ट्रैफिक का अखबारों में। पता होता है ना कुछ, और छत पे से चढ़ते हुए गिर गए और ऊपर ही देख रहे हैं। बहुत बुरी हालत होती है पतंग लूटने के एक चक्कर वो में। लग्गी होती है हाँ, बांस की, उसके उसके ऊपर झाड़ बांध देते हाँ हैं। उसके जरिए धागे को फंसाया जाता है। हाँ, मैंने कुछ ऐसे देखे हैं लूटने वाले इतने स्किल्ड। उसमें क्या होता था कि जो छोटे शहर है ना, उनकी जो छतें होती थी उसमें 4 दीवारें नहीं होती थी अक्सर। हाँ, उसमें से अक्सर इस कई चक्कर में गिरते थे। गिरते थे लोग, पर छतों से छतों पे जंप करते थे। हाँ। उनकी नज़र पतंग पे नहीं होती थी कभी भी। टूटी कटी हुई पतंग का धागा खोजते थे वो हमेशा, हाँ, जिसको जहां से सिरा जा सके। तो बिल्कुल। वो महीन नज़र, वो धागा पकड़ लेना। तो पता चला मैं पतंग चेज कर रहा हूँ, ये पतंग आ ही रही है और मैं पकड़ लूंगा, किसी ने पीछे से धागा पकड़ के वहीं से उड़ा ली। जब आप हाँ, ये भी कई बार होता है, और कई बार हम लोगों ने देखा है कि वो छत के ऊपर से जा रही है और उन्होंने डोर वहीं गई और वहीं से पतंग को ऐसा ढील दिया और ऐसा खींचा कि वो पतंग उड़ जाती है। फिर उसने अपना धागा लगाया, उसके बाद अपनी लटारी के साथ उसको उड़ाया। अच्छा, आप लोग को जो पन्नी की नहीं आती होगी ना, पॉलीथीन की, उस समय नहीं थी। नहीं, मैं अहमदाबाद में जैसे रहा कुछ साल, हम्म। तो वहाँ पे चूंकि एक फेस्टिवल ही होता है, हाँ। तो फिर उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया इन द सेंस कि लोग छत से उड़ा रहे थे और मैं उनको चीयर कर रहा था। उत्तरायण। मैं उनको चीयर कर रहा था। हाँ। वो एक उसमें क्या आप लोग ने जो पतंग होती है ना, उसमें 2 बांस की खपच्चियां होती हैं। कन्ने बोलते हैं उसे। नहीं नहीं, कन्ने नहीं, एक जिस पे टिक करके हाँ, कागज चिपकाई जाती है। बिल्कुल एक होती है सीधा। सीधी, और एक होती है धनुषाकार, कमानदार। हाँ, कमानी। तो है ना, तो ये 2 चीजें होती हैं। जब हाँ, कोई पतंग फट जाती है, हाँ, और पतंग के मौसम में से अगस्त का महीना है, तो आप छोटे बच्चों को पाएंगे कि कैसे एक उत्सव में कितने लोग शरीक होते हैं कि हाँ, वो उड़ा नहीं सकते या उन्हें उड़ाने की परमिशन नहीं है, तो फटी हुई पतंगों को वो गैदर करके ले उससे लगा के उसको नहीं चिपका के। धनुष बाण बनाते हैं। हाँ, जो हाँ, डी कमानी है शेप उससे। वाला है हाँ, उसको धनुष, और जो सीधा वाला है उसका बाण। हाँ, तो पतंगों के मौसम में धनुष बाण किसी भी कस्बे में बढ़ बिल्कुल। जाते हैं उनकी संख्या। और फिर उसके बाद वो कई बच्चे घायल भी होते हैं, अस्पताल भी पहुंचते हैं, क्योंकि वो फिर इधर उधर तीर चलाते हैं तो उड़ता तीर कई मैं बार। समझता था वो जो रोलर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो हाँ, चरखी। चरखी। चरखी, हाँ, उससे उड़ाते हैं। फिर मैंने देखा कि नहीं, वो तो सिर्फ लपेटने के लिए है, उड़ाने के लिए तो हाथ से उड़ाना नहीं, पड़ता है। मैं जहाँ बिहार में, जहाँ मैं पैदा हुआ पला बढ़ा पढ़ा, वहां तो लोग, यहाँ दिल्ली में आके मैंने देखा कि लोग चरखी वहां पड़ी है और लोग ऐसा ऐसा उड़ा रहे हैं। वहां तो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो उसी हाथ में में। वो ढील मार रहे हैं, उसी में वो खींच रहे हैं, उसी में सब कुछ। मतलब हाथ, डोरी को उसकी तो ना हाथ नहीं लगाना। हरे कृष्ण हरे राम वो वाली जो मुद्रा है उसको, हाँ, मतलब आप 3 उंगलियां बंद कर लीजिए, अंगूठा और छोटी उंगली को ये करिए, और इसमें ऐसे ऐसे करके लपेटते रहिए, और फिर वो इतने हाँ, सिद्धस्त हो ये जाते हैं कि अलग कौन अलग, कितना हाँ, जल्दी लपेट लपेट रहा है। सकता है। और हमारे और यहाँ तो कांच वो का मांझा, उनको कांच का कांच मांझा, का कांच का मांझा तो मांझा एक कर समस्या जिसको भी वो, बन गई थी ना बहुत। हाँ, हाँ, वो कांच का बैंड है मांझा। पूरी चाइनीज तरह से। मांझा है। हाँ, और उसके बाद हमारे यहाँ तो ये होता था कि बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं कि वो अगर खींचना है तो इधर खींचने के बजाय वो ऐसे ऐसे करके, उसके बहुत तरह की मुद्राएं होती हैं, और उसके बाद वो पतंग जो गोल घूम रही है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, पतंग कैसे ऊपर चली जाती है, और उसके बाद फिर वो ऊपर की हवा शांत है तो पतंग अपना लटकी हुई है और उसी मैंने में भी अपना। बचपन में वही देखा था। हाँ, तो वहां जाके देखा कि पतंग हाँ, उड़ाने वाला तो कोई चरखी और कहीं और है और उड़ा कोई और रहा है। लेकिन वो ऐसा होता था कि मतलब जैसे इलाके के एक बड़े भैया उड़ाते थे या चाचा उड़ाते थे, तो वो दो लोगों की टीम उनके साथ जाती थी, एक कन्ने देने के लिए हाँ, और एक वो चरखी पकड़ने के चरखी लिए। पकड़ने के तो लिए। 3 लोग जाते थे, वो टीम होती थी, और डांट पड़ती थी अगर गलत कन्ने दिए मेरे गए बड़े या- भैया जो अब डॉक्टर हैं, वो, उनको बहुत जुनून था पतंग उड़ाने का, और कई बार मेरी माँ ने और इन सब लोगों ने उनकी जो चरखी है वो तोड़ ताड़ के और चूल्हे में जलाई, लेकिन वो उससे क्या फर्क पड़ता, वो फिर कुछ दिन बाद नई चरखी, और घंटों घंटों छत पे गर्मियों में भी खड़े हैं और पतंग उड़ाई जा रही है। तो एक हमारे पत्रकारों के बीच में चलने वाली इंटरनल
शब्द है, हमारा इंटरनल जार्गन, कि पत्रकार भी काइट फ्लाइंग करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसको समझाइए ना, क्या होता है इसका मतलब? सबूफे छोड़ना जिसको बोलते हैं ना, एक नया सा लगा दिया और टेस्ट किया। हाँ ये होता यही है, मतलब राजनीतिक लोग ज्यादा करते हैं। हाँ, बिटवीन द लाइंस पढ़ना। हाँ, कि वो बोल देंगे कि पता है, बीजेपी के आदमी ही बोल देंगे कि बीजेपी के एक आदमी की टिकट कट रही है, तो पतंग उड़ा दी। अब पतंग जो है आपको बताती है कि हवा किस तरफ हाँ है ना, फिर उसके आधार पर निर्णय लेना, ये भी एक बहुत शातिर वाला हाँ, काम और है। आजकल जो पतंगे उड़ाई जाती हैं ना सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पे, वो इतनी अस्पष्ट होती हैं कि मध्य प्रदेश के एक बड़े कांग्रेसी नेता इन दिनों दिल्ली के चक्कर ज्यादा लगा रहे हैं। अब आप करते रहिए हाँ, करते रहिए। हाँ, तो फिर आप काइट फ्लाइंग शुरू करते हैं, कौन सा होगा, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये तो है। बनारस में आपको पता है पतंग को क्या कहते हैं? सबसे कनकौआ? सुंदर नाम है कनकौआ। कनकौआ एक नाम है, लेकिन वो बनारस में नहीं है, उत्तर हाँ, प्रदेश के ही हाँ, किसी एक इलाके, शायद कानपुर वगैरह में कुछ हाँ। जगहों पे कनकौआ सुना है मैंने। बिहार में तो गुड्डी कहते हैं। गुड्डी, हाँ। वही बनारस में भी कहते हैं। हाँ, हाँ, बिहार में गुड्डी गुड्डी कहते हैं। हाँ, अच्छा, वो गुड्डी कहते पटाखा हैं। गुड्डी हो जो बोलते हैं ना, हाँ, गुड्डी कहते हैं। और गुड्डी उड़ा रहा था, गुड्डी लूट लो। पतंग तो बहुत बड़े होके, मतलब हाँ, ये तो बड़ा हमने सोफिस्टिकेटेड टाइप किताबों में शब्द है। पढ़ा था पौ से पतंग, हाँ, है ना, लेकिन कभी उसको बोला नहीं। बहुत बड़े होकर वो पतंग जो है, वो पतंगबाजी बसंत में होती है पंजाब में, खास करके पाकिस्तान में, जिसपे जियाउल हक ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अभी भी लोग जनरल जिया की स्मृतियों को, मतलब उनको कब्र में तड़पाने के लिए उड़ाते हैं पतंग। कई शहरों में ना लड़कों ने ये भी किया था, वो खुद मांझा जो है ना बनाने लगे थे, कांच वाला, जैसे ट्यूबलाइट या हाँ, बल्ब, हमारे हाँ, यहाँ तो हाँ, बहुत बहुत उस समय पीस के और हाथ में पन्नी जैसा कुछ लगा के हाँ। उसको मांझे पे आप, बचपन में जिस समय मांझा लगाते थे, उस समय तो ये पता भी नहीं था कि बड़े शहरों में मांझा बिक रहा है और मांझे वाला धागा बिक रहा है। वो तो रील लेके आते थे धागे की, और वहां पर वो पूरा आयोजन चलता था जिसमें छोटे बच्चों के हाथ में वो दे दिया जाता था, और वो वहां से लेई में कांच का चूरा मिला के और वो वहां से कर रहे हैं, फिर वो सूखता था, फिर वहां से उसको लटारी में। हाँ, वो बहुत आत्मनिर्भर टाइप का देश हुआ हाँ, हमारा। सही है। क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ना, पतंग का, इनफैक्ट मैंने ये भी देखा, पतंग का एक भी हिस्सा खरीदा नहीं गया है, एक भी। सही। वो कागज भी निकाला, वो कमानी भी निकाली, वो धागा भी खुद बनाया, और वो जो भी बोलते हैं उसको चरखी भी खुद ही बनाई। एक विषय होता था पुस्तक कला, जिसमें ये लेई वगैरह बनाना सिखाते थे या जिल चढ़ाना। हाँ, उसमें उसकी एक एडवांस स्टेज होती थी जिसमें पतंग बनाना भी सिखाया जाता था, कि कागज लेकर के। अच्छा, रंगों और आकारों के नाम पे भी पतंगों के नाम होते थे। मुझे लखनऊ वालों ने और बिहार वालों ने कुछ कुछ नाम बताए, गुजरात वालों ने भी, कि गुजरात में आधी, पौनी और पौवी। अच्छा। वो 2 रुपए वाली, 1 रुपए वाली, 50 पैसे वाली आती थी ना, छोटी बड़ी, उस हिसाब से। तो आधी, पौनी और पावली कहा जाता था। और चील, घेसियो, चांपट, गोल और सूर्य पतंग भी होती थी। सूर्य वाले में थोड़ा सन वाला शेप होता था। अच्छा। बिहार में कलर के हिसाब से, कोई उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं वहां पे। दुरंगिया, हाँ, लाल को लल्ली, काली को कल्ली, और बैंगनी हमेशा पिल्ली। हाँ, बैंगनी भी हमेशा होता था। हाँ, वो फेवरेट कलर था, क्योंकि वो कागज जो है ना, वो बैंगनी वाला भी आता था। हाँ, लाल, पीला, बिल्कुल बैंगनी, वो जो कागज जो चिपकाते थे। एक चांद तारा भी होती थी, उस पे चांद तारा बना हुआ, चांद तारा होती थी, पट्टीदार होती थी, बांस मार, और बहुत में पूंछ, उसे पूंछ भी लंबी पूंछ वाली। तो मतलब ये है कि आपने कभी किसी ऐसी सरपंच वाली प्रतियोगिता और इसका किसी काइट फेस्टिवल को देखने का आपका वो नहीं बना सौभाग्य? नहीं। कहाँ रहे आप? मिथिला में? मिथिला में तो वहां तो कहेगा, वो तो हर छत पे उत्सव चल रहा है पतंग का। नहीं है नहीं वहाँ, वैसे वहां पर पतंग का कल्चर नहीं, पतंग का कल्चर तो है, हाँ। लेकिन ये कंपटीशन वाला नहीं है। और दूसरा अभी हो गया होगा, उस समय छुटभैया नेता ना, हाँ, ये सब आयोजन नहीं कर पाते। सही। अब चूंकि मोहल्ले में डीजे और स्पीकर का हो गया, वो पब्लिक रिलेशंस की टर्म जो पॉपुलर नहीं हुई थी उस समय तक। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, दीपावली, इनमें स्टेज जो है ना, वो तभी लगता था। और उस समय दुर्गा पूजा वगैरह में तो कुश्ती वुश्ती का प्रचलन ज्यादा था।
कुछ फुटबॉल मैच, कुश्ती। कुछ जगहों पे तो जब ये पतंगबाजी के छोटे कॉम्पिटिशन्स में अनाउंसमेंट होती थी, बाकायदा माइक होता था, मैदान होता था और छतों से लोग लड़ रहे होते थे और अनाउंसमेंट होती थी कि 3, वो जो मैं बता रहा था कि 3 तीन काटने काटी। वाले को 101 फला भैया की ओर से, 6 काटने वाले को इतने, है कोई जो विवेक कुमार सिंह अधिवक्ता की ओर हाँ से 500 रुपये। हाँ है कोई जो हर्री को हरा सके, पिल्ली को पेल सके। अच्छा, जो पतंगे उस समय हम्म, जो मतलब उसमें डोमिनेट कर रही रनिंग हैं, कमेंट्री चलती रनिंग थी। कमेंट्री चलती थी। और ये हमारे यहाँ तो ये था कि अगर फुटबॉल का मैच हो रहा है या कुश्ती हो रही है तो उसमें हार जीत के अलावा एक तीसरा भी रिजल्ट आता था। वो लोग पूछते थे उससे कि कौन जीता, तो बोलते नहीं नहीं, हुर्र हो गया। हुर्र हो गया मतलब जब जो टीम हार रही है उसके लोगों ने मैदान में जाके तहस नहस कर दिया, बोला अब मैच नहीं होगा, बेईमानी हो रही है यहाँ पर हमारी टीम के साथ। जो पहलवान हार रहा उसके लोगों ने जाके पूरे अखाड़े खोद दिए, है बेईमानी हो रहा है। तो जब बाद में पूछते थे कि हम आधी कुश्ती देख के आए, कौन जीता, तो हुर्र। बोले नहीं, हुर्र हो गया, एक ही भले राष्ट्रीय हुर्र भगले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में ना हाँ। जब 2 टीमें बांट दी जाती हैं हम्म, और कोई भी इसमें एक दल जीत जाता है, एक दल हार जाता है, तो उसके बाद एक नारा लगता है, हम्म। कौन जीता, और दोनों दलों के लोग ये दोहराते हैं, संघ जीता। ओ तो वो फिर वो दलगत भावना से ऊपर उठ करके कोई भी टीम जीते, अब जीत की भावना से ऊपर उठी। हाँ, लेकिन ये बोलते क्या वो क्या जो है, बोलते हैं ना कि भारत पाकिस्तान में मैच हुआ, तो अगर भारत जीत गया तो ठीक है, पाकिस्तान जीत गया तो क्रिकेट की जीत हुई। हाँ खेल भावना। कौन जीता? क्रिकेट जीता। तो वो काटने पर क्या क्या गोहराया जाता है, गोहराना, वो काटा। वो काटा, हाँ, भाग काटा भी उसी को बोलते हाँ, हैं कई जगहों पे। और इधर काय भी पोचे। काई पोचे, हाँ, आईबो, हम्म। आईबो बोलते हैं। इन सब के मतलब क्या होते हैं? वो काटा मतलब तो ठीक है, वो काटा, या हमारे तो भाग काटा भी बोलते हैं बहुत सारे, भाग हाँ वही काटा, भाग काटा, भाग हाँ। काटा। ये आई वो कौन सी भाषा का शब्द है और इसका कोई मतलब भी है या बस ऐसे ही? मुझे नहीं पता इसके इस बारे पे में। फिल्म भी बन गई आई वो, काई पोचे पे बनी काई थी। पोचे। हाँ। हाँ, काई पोचे तो काय पोचे हाँ क्या है, गुजराती काट का लिया। वर्ड है क्या? हाँ गुजराती है ना। गुजराती का है। हाँ ओ, तो एक चीज और इसमें आखिरी बात कि लेकिन आप लोगों ने कभी उड़ाया नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, डिसीव करने के जो तरीके होते थे। होता क्या था कि कुछ लोग सद्दी जानते हैं, हाँ, सादा सद्दी जो जिसमें, सफेद धागा होता हाँ, था उसको सद्दी कहते थे। हाँ, जिसमें मांझा नहीं लगा हो। हाँ तो सद्दी और मांझे का एक निश्चित अनुपात में इस्तेमाल करते थे। ऊपर मांझा होता था, बीच में सद्दी, फिर उसके बाद फिर मांझा रख हाँ। लेते थे। और कई बार वो उड़ाते हुए, शकील भाई बहुत ध्यान सुन रहे हैं इन्होंने किया होगा, उड़ाते हुए ना वो ये भरम पैदा करते थे कि मेरा आगे आगे का थोड़ा सा मांझा है, फिर नीचे सद्दी लगा रखी है, और उसमें वो शिकार आमंत्रित करते थे। हाँ। हाँ, कि या कई लोग, बार अपनी सद्दी वाले धागे को थोड़ा ढीला छोड़ देते थे और ऐसा लगता था कि ये बहुत लूज खिलाड़ी है, इसको आता नहीं खेलना, और जैसे ही कोई मछली पास आया, आती थी, मांझा लगा जैसे दिया। खींचा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गोल घुमा के इस तरह से काटते थे कि पतंग 2 जगह से कटती थी, हम्म, कि बीच का एक धागा पतंग का कट के बिल्कुल अलग हो गया तो मतलब सिर्फ एक कट नहीं लगा, 2 कट लगाए उस धागे में। और कई बार तो जैसे भैया उड़ाते थे तो वो उनका ये भी था कि पतंग, हमारी पतंग नीचे से वहां जाके पेंच लड़ाए, हाँ और सामने वाला सोचता था कि मैं नीचे से जाऊं, तो उसमें बहुत देर तक तो उनकी वो जैसे सांड भिड़ते हैं वैसे भिड़ंती होती रहती थी। और वो बाय द वे कुश्ती के खेल में किसी में आप कोई भी दांव आप लगाने जाते हैं तो आप सबसे पहले पाँव पकड़ना चाहते हैं। हाँ, नीचे का दांव जो है हाँ, वो हमेशा वही पतंग वहीं से ही पतंग का भी वही है। तो बहुत देर तक तो वो कि वो इधर काबू करने नहीं दे रही है और ये नीचे से पेच लड़ाना चाह रहे हैं, वो ऊपर से चाह रहे हैं, तो वहां मामला खराब होता था, क्योंकि इनका ये मानना था कि नीचे से लग के और वो ज्यादा अच्छे से काटती है, अगर ऊपर से जाएगी तो हमारी कट जाएगी। मैंने ना ताऊ उसी दौर में ये सीखा, मतलब मैं ज़्यादा उड़ाया, मैं वो था ट्रेनी था ना, पकड़ने वाला, कन्ने देने वाला। तो फिर बाद में उड़ाया भी मैंने जब आसमान साफ हो, पतंगबाजी का मौसम चला गया उसके बाद तो उड़ाया, अपनी उड़े खाली। हाँ बस सीधी। तो उसमें बस एक मालूम था कि जैसे अगर पतंग सीधी है ऊपर 90 डिग्री तो जल्दी से 2 झटके मारो तो और ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी ढील दो, फिर वो झटके मारो तो और ऊपर जाएगी। फिर मैं पेड़ से बांध देता था तो वो उड़ती रहती थी। फिर पर उसमें ये सीखा मैंने उस्ताद पतंगबाजों के साथ रह करके, जीवन में ना खींच से ज़्यादा ढील कब देनी है ये पता होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये है मैनेजमेंट लेसन, अगर हाँ, पतंगबाजी से मिल जाए हाँ, तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा कानून
जो ऐसा एक और कानून है वो है इंडिया ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878। खोया पाया कानून कह सकते हो आप इसको। इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी हुए हैं, लेकिन ये कानून ये कहता है कि अगर आपको सड़क या कहीं पर किसी भी जगह पर 10 रुपए या इससे भी ज़्यादा वैल्यू का नोट या कोई सामान मिलता है तो इसकी जानकारी आपको सरकार को देनी होगी। जानकारी में ये बताना पड़ेगा कि कितने पैसे मिले, कौन सी जगह पे मिले, तारीख क्या थी, और ये जानकारी देने के बाद आपको सरकारी खजाने में जा करके इसको जमा करवाना होगा। फिर वो अधिकारी फैसला करेंगे कि साहब ये जो 10 रुपए है या लाखों करोड़ों का खजाना है, कुछ भी हो सकता है, उसका करना क्या है, कैसे इसको। तो ये मतलब आप दाब नहीं सकते हो, और खजाना तो बिल्कुल नहीं दाब सकते, पर 10 रुपए आपको मिले ऐसे पड़े हुए बड़े। हाँ, पैसे तो मिले हैं बहुत, लेकिन हमने तो कोई जमा वमा नहीं कराए। आप तो कचहरी कवर करते हो। हमने तो दावे हैं जी। चाइना में एक आदमी ने अपने कौवे को ट्रेन कर रखा है। अच्छा। बहुत शार्प कौवा है, तो उसको ये ट्रेन कर रखा है कि कहीं पे मिले ये तो उठा के घर ले आना है। तो कौवा उड़ता रहता है और कौवे की नजर बहुत शार्प होती है, तो वो देख भी लेता है यहाँ पड़ा हुआ 10, यहाँ पड़ा हुआ 5। गया, उठाया, घर में एक ड्रॉअर है, उसको खोल के डाला, फिर उड़ गया अगले शिकार के लिए। और वो दिन भर शहर में पैसे इकट्ठा करता रहता है। खोया पाया। और कोई रिस्क नहीं, अगर वहां वो कानून है तो कौवे का क्या उखाड़ लोगे, हाँ। है ना। पर विचित्रता देखो, कैलिफोर्निया में कानून है कि $900 तक की चीजें कोई ले जा रहा है तो चोरी नहीं है। $900 तो बहुत होता है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो बहुत ज्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशन में आगे बढ़ गए हैं, हाँ, तो इस तरह से मतलब छोटे छोटे क्राइम को आप ना उसको चोरी में डाल के फिर वो सजा वजा करना ठीक नहीं है। हाँ, वो तो तो $900 आदमी बिल्कुल जो है सही। आपके दुकान में घुसता है, $900 मतलब 90,000 रुपया, लगभग 70,000 तो हो गया ना। वो कोई ना उस पे हाँ। FIR कराता है, ना कोई कार्रवाई है ना? होती है। तो वो आपके सामने, दुकानदार के सामने आदमी झोले में भर रहा होता है, दुकानदार कुछ नहीं करता है। सरदार जी थे हमारे यहाँ के, दो उन्होंने पकड़ के कूट दिया उसको, डंडे पे डंडे दिया एकदम, इन पे मुकदमा हो गया। कानून हाथ में कैसे लिया तुमने, निर्दोष आदमी को चोर मारा। को क्यों मारा, है ना। यहाँ पे 90,000, तो वहां पे एक कंपनी है बेस्ट बाय, उसने एक अच्छा निकाला है। हर चीज की प्राइस जो है ना $1,000 रखती है, सही है। हर चीज की प्राइस। जो सबसे आप सस्ता है जब वो लेने जाओगे 1000। हाँ। तो वहां आपको $900 का डिस्काउंट दे देंगे। ओह। तो अब उसको कोई उठा नहीं सकता, अब उठाना चोरी है। हाँ, ये उसने देखिए, हर चीज की प्राइस जो है वो ऐसे बनाई है कि कानून के उठा लूपहोल भाई। का इस्तेमाल किया। हाँ। अब जैसे सिंगापुर में है, वहाँ आप च्युइंगम नहीं खा सकते ना, आप लेके जा सकते हैं। अगर आप विदेश से आ रहे हैं तो हवाई अड्डे पे ही आपका च्युइंगम रखा लिया जाएगा, क्योंकि वो मानते हैं कि च्युइंगम खाने वाला गंद फैलाएगा वहां जाके। नहीं, ये नोट आपको सबसे बड़ा नोट कौन सा पड़ा हुआ मिला है? कभी 500,000 का तो मिला नहीं होगा। नहीं, 50 का मिला है। हाँ 50 का मिला है। 50-20 के ज्यादा हाँ, मिले। मुझे मेरा एक दोस्त था, वो ताऊ क्या करता था ना, वो वाला फोन आया था, वो हमारे स्कूल में घुमा करके करने वाला एक फोन रखा हुआ था, डायल करने वाला। उसमें आप 1 रुपए का सिक्का डाल के फोन कर सकते थे। तो जैसे स्कूल में किसी को अपने घर पर जरूरी फोन करना है तो छात्रों के लिए छूट थी। तो उसी समय क्या था कि 1 रुपए के सिक्के के बराबर साइज वाला ही 2 रुपए का सिक्का आया था नया। तो वो कभी कभी 1 रुपए खुले नहीं होते थे, लोग 2 रुपए भी डाल करके कॉल कर लेते थे। तो मेरा एक दोस्त अक्सर ये करता था धोखेबाजी, वो 1-2 लोगों को साथ में लेके जाता था, वो फ़ोन करते थे, जो भी फ़ोन करने रहा उनके साथ चले जाता था, और जहाँ से वो सिक्का जब यूज़ में नहीं आता तो नीचे बाहर फेंक देता है ना वो, कि नहीं गया, दोबारा डालो ठीक से। वहाँ पे वो हाथ डालता था, हमेशा उसके हाथ में 2 का सिक्का होता था, और बोलता था 2 का, और बोल के रख लेता था। फिर नेक्स्ट डे कभी किसी और के साथ गया, बोला 2 का, फिर रख लिया। तो वो बहुत देर से ये समझ में आया कि वो बहुत चालाकी से 2 का सिक्का छिपा करके हाथों में ही डालता था। तो हम लोग बहुत हैरान होते थे, यार ये जब हाथ डालता है इसको 2 का एक पड़ा मिल जाता है वहाँ पे। तो हाथ की सफाई थी उसकी। स्विट्जरलैंड में एक कानून है, आप वहाँ पे अगर किसी अपार्टमेंट में रहते हो, किसी फ्लैट में, तो आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट का फ्लश नहीं चला सकते। फिर आप मल त्याग, मूत्र त्याग कर लिया आपने, सुबह फ्लश You have करना। to wait for morning. हाँ, उसका कारण वैसे ये मुझे थोड़ी अजीब सी बात तो है हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
पर मैं उस व्यक्ति के खोल में घुस के सोच रहा हूँ जो बिस्तर में सो रहा है। तो कुछ कुछ जगहों पे फ्लश की आवाज़ इतनी तेज़ होती है हाँ, कि आपकी नींद टूट जाती खास है। करके उन जगहों पे जहाँ आबादी कम है और सन्नाटा ज्यादा है। और बिला हाँ। वजह नींद किसी की भी टूटे, अच्छा नहीं लगता वो। फ्लश की आवाज यार वो तो एक प्रॉब्लम है, है ना? कानून यहाँ भी लागू हो जाना चाहिए। पर क्या है कि वहां पे लकड़ियों के घर होते हैं ना, हाँ, तो थोड़ा ज्यादा सुनाई पड़ता है, हम्म। ये भी है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ तो मोटे मोटे, फिर सीलिंग का एक अलग होता है फॉल्स। हाँ, एक एक आवाज़ और है इसमें बहुत एनोइंग, वो है नल की टप टप, हाँ, और वो सोते हुए। अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हो आप अगर सो रहे हो और वो फ्रीक्वेंसी आपके कान ने पकड़ा तो नहीं है, चुभती है वो। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लेकिन अगर एक बार पकड़ लिया तो फिर तो दिमाग फिर उधर आप ही कुछ नहीं जाएगा। सुन सकते। हाँ, टॉर्चर है वो, हाँ, और उसका टॉर्चर में यूज किया जाता है, और जानते हो ना? नहीं जब आपको 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं तो तो उसका पानी भी यूज होता है। अच्छा, पानी खोल के छोड़ देते हैं। आप दिमाग रिलैक्स नहीं हो आप सकता। जहाँ हवालात में सो रहे हैं, वही वहां पे उन्होंने एक नल का 1 बूंद वाला खोल के रख दिया, अब और उसे आपको कुछ नहीं किया जा टॉर्चर रहा भी हो रहा है और आपको है। ये आप अकेले हैं। पता भी नहीं लगेगा कि क्या किस तरह से टॉर्चर किया आपको। फ्रांस इटली वाटर में बोर्डिंग जो होती है, हम्म, जिसको कि बहुत ही बुरा माना गया है, टॉर्चर का तरीका जो अमेरिका हम्म, करता था, वो है कि आपके मुंह पे कपड़ा बंधा होता है और आपके ललाट पर एक एक बूंद पानी गिरता है, बस एक बूंद, फिर थोड़ी देर में एक बूंद। दर्द होता हो जबरदस्त, माइग्रेन टाइप का, नहीं? वो कौन सी फिल्म है? वो सलमान खान की फिल्म है, अजय देवगन की फिल्म है, जिसमें वो चूहे डाल करके पोटली में मुंह छोड़ बांध देता है, उल्टा लटका के हाँ, चूहे रख करके और मुंह में बांध के छोड़ देता है, फिर बाहर खून के धब्बे दिखते हैं। खैर वो तो जुल्म है। फ्रांस में कानून है, फ्रांस में आप किसी सुअर का नाम अगर आप पिग रखते हैं तो उसका नाम आप नेपोलियन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि महान बादशाह के अपमान के तौर पर उसको देखा जा सकता है। जापान के बारे में पढ़ रहा था कि वहाँ पे मतलब उसको इनडायरेक्टली टैक्स नहीं कहेंगे, बट उसके लिए जो कॉमन टर्म है वो फैट टैक्स हो गया है। अगर आप 40 से 70 की एज में हो तो आपका एम्प्लॉयर आपका जो है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर आपके कमर का नाप लेता रहेगा। अगर और महिलाओं के लिए एक तय नाप है, पुरुषों के लिए एक तय सीमा है। अगर उससे ज़्यादा है आपकी कमर तो फिर आपको फिटनेस क्लासेस में, मतलब वेट लॉस क्लासेस में भेजा जाएगा, क्योंकि उनका ये सब कुछ प्रोडक्टिविटी से जुड़ा है कि लोग फिट हों। अगर उसके बाद भी बतौर एम्प्लॉयर आपके यहाँ फैट लोगों की, कोट एंड कोट फैट लोगों की संख्या जो है नहीं कम हो रही है, तो फिर एम्प्लॉयर पे जो है जजिया टैक्स दो। अब जैसे डेनमार्क में आप अपने बच्चों के नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। वहाँ का कानून है कि लोग ऐसे अल्टप्पू अंड बंड नाम ना रख दें, तो इसलिए उनके पास लड़के और लड़कियों के नामों की लिस्ट है, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। बियॉन्ड दैट लिस्ट आप अपने बच्चों के नाम कुछ भी ऐसे आलतू फालतू नहीं रख सकते। इलॉन मस्क इसीलिए अमेरिका में रहता है, क्योंकि उनको ये डर है बच्चे का नाम एक्स ABC। और अगर आप खुद रखना चाहते हो आपको चर्च से अनुमति लेनी पड़ेगी। वो वहां से बोलेगा कि अच्छा इस लिस्ट से बाहर कोई नाम है तो वो आपको ओके करेगा, देन लेकिन अदरवाइज एक नॉट। जर्मनी में कुछ ये कानून है, ताऊ को शायद ये पसंद आएगा। नेशनल हाईवेज पर आप अपनी गैस चेक कर लें जाने से पहले, वहाँ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रोकना जो है नेशनल हाईवे पे वो अपराध है। तो आप ये नहीं कह सकते साहब मेरी गैस खत्म हो गई इसलिए मैं रुका हूँ, तब भी वो अपराध है, तो आपको भर के ही जाना है। वो एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण है हमारे देश में। इंडिया में ट्रक लोग खड़ी कर देते हैं, कारें भी जा रहे हैं, किसी को सुसु आ गई तो गाड़ी खड़ी कर दी, साइड लगाओ। हाँ, सड़क पे खड़ी है और पीछे से किसी ने मार दिया और लोगों की मौत हो रही है बहुत। इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। और जर्मनी में शुरू से ऑटोबान जब उनके यहाँ बना तो उन्होंने रुकने को, इनफैक्ट स्लो चलने को भी, लेन में गति निर्धारित है। अब ये नहीं कर सकते कि मतलब और चल उधर रहे अधिकतर हैं जगह और एंजॉय करते हुए 60 पे चल रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने 120 किलोमीटर रखी है तो ऐसा नहीं है कि आप 60 पे चल सकते हैं, हॉर्न लिमिट को के भी तो तो अंदर लेके हो। कई जगह ऐसे नियम है एक ना बेवजह यहाँ की तरह चिल्लपो नहीं यहाँ तो रहती है। लिखा होता है अस्पताल है भाई, हाँ हॉकिंग मत करो, वहां पे तो और करते हैं। हाँ एक बहुत छोटा सा देश है समोआ,
वहाँ पे क्या है, मतलब वैसे तो पत्नी का जन्मदिन भूलना वैसे ही गुनाह है, पर वहाँ पे आधिकारिक रूप से भी गुनाह है। मतलब पहली बार अगर आप भूल गए तो आपको वार्निंग दी जाती है, दूसरी बार भूल गए तो फिर मतलब फाइन भी हो सकता है, और अगर आप फिर भी अड़ियल हैं तो जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसा कोई खूबसूरत हादसा आप लोगों के साथ हुआ? समोआ एक ऐसा देश है हाँ जिसमें कि जापान वाला टैक्स लागू किया जाए तो सब पे लागू होगा। अच्छा। हाँ, विशाल देश है वो, मतलब विशालकाय लोगों का अच्छा। देश ये भूलते तो नहीं होंगे वैसे आप? नहीं हम्म? कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं। नहीं भूल सकते आप। हम्म। कुछ चीजें आप नहीं भूल सकते। ठीक है, आज की बिजारो तेजा खबर दिल्ली से आई है। नॉर्थ दिल्ली के अशोक विहार में ताऊ एक मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ, सुन के बड़ा कष्ट होता है। 2 लोगों का मर्डर हो गया, एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया, हत्या की घटना है ये। लेकिन जब मैं डिटेल पढ़ी ना तो फिर थोड़ा बहुत मज़ा आया मेरे को। काफ़ी असंवेदनशील साउंड करेगा ये, लेकिन 9 अक्टूबर की ये घटना है। ये रात का समय था 9 अक्टूबर का। भलसवा डेरी इलाके के रहने वाले रघु, जाकिर और भूरा, ये 3 जने अशोक नगर में किसी डब्लू नाम के आदमी को ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि ये डब्लू कहाँ रहता है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, डब्लू नहीं, डब्लू भाई बोल। तो बस इस बात को लेकर के जो है बहस शुरू हो गई, और थोड़ी देर बाद वहाँ डब्लू खुद पहुँच गया। फिर गाली गलौज होने लगी दोनों पक्षों में। बात यहाँ तक पहुँची कि रघु ने निकाला हथियार और डब्लू को उसी टाइम झिचक्याऊं शूट कर दिया, और डब्लू के साथियों ने फिर जवाबी कार्रवाई देते हुए रघु को ठोक दिया। तो एक एक मर्डर हो गया दोनों तरफ से। उसके बाद 2 साथी जो है इनके फरार हो गए, लेकिन थोड़ी दूर जा कर के रघु का एक और साथी जो भूरा था, उसको डब्लू के साथियों ने फिर पकड़ लिया और चाकू मार करके घायल कर दिया। हाँ, उसको वो कर दी। तो रघु का एक साथी जाकिर हालांकि भागने में कामयाब हो गया, दिल्ली पुलिस ने उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया। डब्लू फिलहाल, डब्लू का मर्डर नहीं हुआ, जो चाकू मारा था उसका मौत हो गई। डब्लू घायल है और अस्पताल में भर्ती तो है। गोली वाले गोली वाला बच घायल गया है। उसमें से। हाँ। डब्लू जो मेन कैरेक्टर चाकू है, वाले मर गए। हाँ, डब्लू भाई। और डब्लू भाई का इलाज चल रहा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। ऐसा होता है कभी आपके, मतलब इस तरह की किसी घटना के साक्षी बने आपकी, आपने किसी का नाम लिया हो और उनका जूनियर, उनके परिवार का कोई सदस्य, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, आहत हो गया हो कि यार तुम अपमानजनक तरीके से कैसे बात कर रहे हो? जैसे एक मिसाल के तौर पर, एक ललन टॉप में एक शो दुनियादारी होता है, वहाँ पर एक शो अयातुल्ला अल खमेनेई के बारे में वो शो था। तो जो एंकर थे उन्होंने ऐसे कह दिया कि वो आया और उसने कहा इस तरह की, तो उस पर जो है उनको एक ईमेल में धमकी भरा पत्र आया कि आए आए बोलना। आए बोलिए, और उन्होंने बोलिए, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ हाँ, मानहानि का। मैं एक ऐसे रिपोर्टर को जानता हूँ, बहुत सीनियर है, और उन्होंने पंजाब में पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के थोड़ा सा आगे चाय वाले से पूछा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का यही घर है क्या? उसने कहा, एक तो आप तमीज से बोलिए, वो राजा साहब हैं। तो शक पकाने की बारी इनकी थी, चाय वाला नसीहत दे रहा है। उन्होंने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का घर ये इधर ही है। बोले, तमीज से बोलो पहले। ये तो राजा देखो एक साहब भी हैं। ये भी होता है ना यार कि डब्लू जो है ना हाँ, बहुत अजीब सा है। डब्लू हम्म। आपको कुछ तो लगाना पड़ेगा। जैसे आप रामदेव बोलो और बाबा रामदेव बोलो, उसमें बहुत फर्क है। स्वामी रामदेव बोलो तो और भी अच्छा। मैं जितने भी मंत्री हैं सरकार के, जितने भी हैं, वो ट्वीट करते हैं रोज, वो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री लिखते हैं। हाँ, या प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। कई लोग यशस्वी भी लिखते हैं। हाँ, हम्म, तो बिना माननीय लिखे आप प्रधानमंत्री का नाम लिखेंगे, प्रधानमंत्री हैं तो माननीय ही होंगे ना। हम्म, पर ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति के नाम के आगे आपको महामहिम ही लिखना है, गवर्नर के भी। हाँ, आप उनको माननीय नहीं लिख सकते कि माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, महामहिम। अच्छा, ये जितने ये गैंगस्टर, मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम आफ्ताब आलम था, तो मैंने उनको आफ्ताब बोला तो उन्होंने कहा डॉक्टर आफ्ताब बोलिए, जबकि वो डॉक्टर नहीं थे।
उन्होंने पीएचडी की थीसिस जमा करी थी, इसके सबूत हैं। लेकिन वो उनको लेकिन फाइनली कभी मिली भी उनको डॉक्टरेट लगता की ना कि- उपाधि या नहीं मिली? कि डॉक्टर बोलिए, हम्म तो कुछ लोग माइंड करते हैं। दुनिया के बहुत ऐसे जो सबसे महंगे हिंदी के कवियों में शुमार हैं, ऐसे लोगों में जानता हूँ, वो कहते हैं खुल करके, यार पहले या दूसरे नाम से बुलाया जाना ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब कह लो। हाँ, कई जैसे- ऐसे बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं, जब उनको आप उनका इंटरव्यू करते हैं तो वो पहले बता देते हैं कि ग्रैमी अवार्ड और ये सारा मेरे नाम के साथ बोला जाए। इनफैक्ट भारत रत्न जो है हाँ, या पद्म भूषण, ये सब नाम के साथ आप पद नहीं लगाने है। से, हाँ, वो पुरस्कार हैं, पर लोग कहते हैं कि भारत ये पद्म भूषण श्री, हाँ, जबकि वो पद्म भूषण विजेता होना चाहिए। हाँ, या लेकिन पद्म वो- भूषण अलंकृत, हाँ, जैसे अलंकार है वो तो। राजनीति में आप माननीय काशीराम जी नहीं बोल सकते, मान्यवर काशीराम जी बोलना पड़ता है। हाँ, वो एक रूढ़ शब्द में आ गया वो, है ना, कि नहीं मान्यवर जो है वो, तो अब जो है धीरे धीरे आप कांशीराम जी हटा सकते हैं और इतना ही कह सकते हैं मान्यवर, पर मान्यवर जरूरी है ना। तो वैसे होता है, जैसे मुलायम नेता तो सभी हैं, पर नेताजी मुलायम सिंह हैं। हाँ, चंद्रशेखर जी अध्यक्ष रहे सारी जिंदगी। बहन जी, अध्यक्ष जी, हाँ, अध्यक्ष जी। बहन जी। तो डब्लू को यही आपत्ति थी। डब्लू वाला जो एक केस चाचा था, जी भी रहे, चाचा नेहरू। जितने भी ये अपने वानाबी गैंगस्टा, ओजी नई जनरेशन लिखती है, ओरिजिनल गैंगस्टा, जितने भी हैं ये, इनके नाम जो हैं वो, जो अगर उसमें कोई और संबोधन विशेषण ना लगाओ तो वो बड़े हल्के से हैं। मतलब छुट्टू भाई लगाओ तो समझ में आता है कि छुट्टू भाई। पूरे हिमाचल में बिट्टू भाई जी, बिट्टू, हाँ, बिट्टू भाई जी। हाँ ना, तो गफूर खर्ची। अब जब तक उसमें कुछ एलिमेंट नहीं जुड़ेगा तो हाँ, कौन है? और डब्ल्यू क्या है ना, एम ही है, हाँ, वो उल्टा है, उल्टा हुआ है, लेटा हुआ एम है, उसमें ना एक्शन नहीं आता। भाई भाई भाई। डब्लू से आपको याद, आपने धमाल फिल्म देखी है? हाँ, उसमें एक बड़ा डब्लू होता है, बड़े डब्लू के नीचे खजाना जो है गड़ा होता है, मुझे उसकी याद आएगी यार। और ये ऐसा इकलौता अक्षर है, मतलब जो अल्फाबेट है अंग्रेजी का, पर हिंदी पट्टी में ये नाम है। नाम। हाँ, बबलू डब्लू दो भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार, हाँ, दोनों yes, जगहों पे। yes। बिल्कुल। हर बबलू का जो दो भाई होता है वो वो डब्लू डब्लू ही होता अगर भाई हो गया है। तो तीसरा डब्लू होता है होगा। सबलू। और इन सब के असली नाम कुछ और होते हैं, मोस्टली हाँ। विवेक या विजय इसके आसपास होते हैं। डब्लू अक्सर विवेक निकलता है। हमारे एक मित्र हैं जिनके भाई उनको डब्लू बुलाते हैं, पर उनका कहना है कि मुझे मोनार्क बुलाया करो। मोनार्क? अच्छा। हाँ, तो हम उनको मोनार्क ही बुलाते हैं। हम तो कोणार्क सुने थे, हिंदी मोनार्क पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये जो डब्लू है ना, मतलब ये बबलू से दुकान बैठाने के लिए लिया गया, इसीलिए। लेकिन उसका वो डब्ल्यू, लेकिन फिर डब्लू इंडिपेंडेंट हो नहीं गया। है। हाँ, हाँ, बबलू का भाई का नाम डब्लू रखा गया था शुरू में, फिर उसका डब्लू भी। स्थान नाम ने ले लिया और फिर वो डब्लू अकेले भी पाए जाने लगे। सही में। हाँ, अच्छा, पर ये जो सीनियर के अपमान वाली बात है, मैं थोड़ा नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू वड्डू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ताओ। लेकिन ये तो है कि मैं उसकी जगह खुद को रख के सोच रहा हूँ, अगर मेरे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, खून खराबा एक अलग चीज़ है, और मेरे सामने कोई उसके बारे में बदतमीजी से बात करे, और बदतमीजी ये सब्जेक्टिव हो सकती है कि अरे वो कहाँ है, और मैं उसको बहुत पूजनीय समझता हूँ, तो बुरा तो लगता है। और वो उस केस में भी होता है कई बार, आपके घर के किसी बड़े बुजुर्ग के बारे में, या आपके पिता के बारे में कोई बात कर रहा हो, और अक्सर ये जो हमारे यहाँ जो सप्रेस्ड सोसाइटी के का जो हिस्सा रहा, उसने ये बहुत झेला है कि तुम्हारा बाप जो कहता है, वो कह रहा है कि यार बात जो कह रहे हो फैक्चुअली सही भी हो, पर बाप मत बोलो, पिता बोलो। तो पिताजी बोलो, पिताजी बोलो कि तुम्हारे पिताजी ये कहते हैं, या पापा ये कहते हैं, तुम्हारा बाप ये कहता है, तुरंत अपमानजनक हो जाता है। तो मतलब बुरा लगा अगर डब्लू के उस दोस्त को, तो लग तो सकता था। ए बाप तक मत जा। हाँ, बुरा लगा तो बुरा नहीं लगा, हाँ, पर चक्कू वाला तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया। वो थोड़ा ज्यादा हो गया। गोली मारा फिर गोली मार देते तो तीनों घायल होते आज। हाँ, देखो कितने इकोनॉमिकल भी हैं ये लोग।
चाकू से काम चला लिया। हाँ, नहीं, दो गोली खर्च कर दी ना, दो एक गोली गोली खर्च का कर- प्राइस हाँ, लगा लो आप। उनका लगता है सही। वो होगा सिंगल फायर वाला होगा, हाँ। मतलब लेके ही उतना चल रहे होंगे। हाँ होता है ना 303 हाँ, जो हाँ। लेके घूमते हैं, एक गोली लगती है, एक गई, फायर हो गई। डब्लू भाई की स्पीडी रिकवरी अपन यहाँ से विश करते हैं, और ये नहीं हुआ होता तो अच्छा होता, पर इस घटना के बहाने हमें डब्लू भाई के बारे में पता चला। अगली जो बिज़ार खबर है वो ऑस्ट्रिया के वियना से आई है। और ताऊ, दोस्त जो है आपकी ज़िंदगी में लाते हैं खुशियाँ, पर कुछ विद्वानों का मानना है कि सच्चे और अच्छे दोस्त वो हैं जो आपके जीवन में लेके आते हैं, आपके घर जब भी आए, बियर। तो दुनिया भर में जो टॉप 5 बेवरेजेस हैं ना, उनमें बियर है, और जो अल्कोहल के दूसरे रूप हैं उनसे कहीं ज़्यादा वो कंज्यूम की जाती है, वोदका और रम और विस्की के मुकाबले। वियना बाकी में सब व्यसन है, बियर जो है वो पेय है। अच्छा सब्जेक्टिव है ये भी, बट हाँ, हाँ। और अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हानिकारक है। वियना में वैधानिक चेतावनी। वियना में ना स्टेट होम्योपैथी इलेक्शन और होम्योपैथी नहीं है, जो कि अल्कोहल है, जब हाँ हाँ, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। सही। वियना में स्टेट इलेक्शन होने हैं, और एक सर्वे के मुताबिक जो यहाँ की बियर पार्टी है जिसका अपन जिक्र कर रहे थे, उसको 12% समर्थन मिलता दिख रहा है। अगर नतीजे ऐसे आए तो ये पार्टी चुनाव में तीसरे नंबर पर रह सकती है, और अगर कुछ अलायंस की नौबत आई तो सत्ता के गलियारों में भी जगह बना सकती है। डोमिनिक लेज़नी उर्फ मार्को पोगो, ये एक म्यूजिशियन हैं, और 2015 में उन्होंने ये पार्टी बनाई थी मजाक में, करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के अभाव के खिलाफ, इससे आगे जा करके, और बियर पार्टी नाम रख दिया था। लेकिन इस बार वो अब चुनाव में बड़े सीरियस हो गए हैं। 2022 में वो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इस चुनाव में पोगो भाई साहब ने बड़े मज़ेदार वादे किए हैं जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि उनके वादों में से एक है, वियना में एक बियर का फाउंटेन बनाएंगे। पानी के बहुत हो रहे हैं, हाँ, एक बियर का फाउंटेन। फाउंटेन होगा, झाग ही झाग निकलेंगे उसमें। और ऑस्ट्रियाई परिवारों को हर महीने बियर मुहैया कराई जाएगी, अडल्ट को हर महीने 50 लीटर, ये दिल्ली वाली हवा वहां तक पहुंच गई है। और जो अडल्ट नहीं हैं उन्हें भी 20 लीटर हर माह। वहाँ लीगल होगा कुछ टीनेज नहीं? बियर बहुत, क्या बोलूं, अत्यधिक लोकप्रिय पेय है वहां पर। हाँ, ज्यादातर लोग वही बच्चे भी। करते हुए पाए हाँ। जाते हैं। पानी महंगा है मैंने सुना, और बियर सस्ती है वहाँ। और हाँ। लेमोनेड में बियर की बूंद डालकर बिकने वाले रेडलर जैसे पेय पदार्थों पर 50% का अतिरिक्त टैक्स भी लगाया जाएगा। ये भी उनकी घोषणा में है, ताकि बियर नहीं हो और प्रिटेंड के तो ऊपर हाँ, पार्टी वही। का नाम ही है बियर पार्टी। बियर पार्टी है, और इसमें ये भी है कि जो रेस्टोरेंट्स को क्लोज करने की जो रात में समय होता है ना, एक मैंडेटरी टाइमिंग होती है 11 के बाद बंद, ऐसी टाइमिंग से भी मुक्ति दिलाएंगे। तो ये क्रांतिकारी विचार हैं। बहुत ही क्रांतिकारी है। तो मुझे लग रहा है 2024 के लिए तो समय कम है, 2029 के चुनाव में भारत में भी एक आधी कोई दारू पार्टी नाम से हो जाएगी कोई, जैसे बियर पार्टी वैसे दारू पार्टी, ठर्रा पार्टी। नहीं, हमारे यहाँ है, हमारे अखिल यहाँ भारतीय क्या है दारू कि पार्टी। हमारे यहाँ प्रॉक्सी में है, हमारे यहाँ कोई कहता नहीं है, उन्होंने कह करके हाँ, अपने बांटते तो वो कह भी हैं। करके दे रहे हैं नहीं वो तो हाँ, हमारे लोग यहाँ बिना कहे बिना कहे, और लेकिन नाम ही रख दें तो उसमें लोगों को पता चलेगा, पार्टी का नाम ही घोषणा पत्र है, अखिल भारतीय दारू पार्टी। वो वीडियो याद है आपको जो आंध्रा से आया था शायद, केसीआर के एक नेता थे जो एक जिंदा मुर्गा हाँ, सबको बांट और एक रहे और हैं। एक बोतल। नहीं, जो- पर वहां पे क्या है, देखो यूरोप में ना बियर बहुत लोकप्रिय है, और ये अमीर देश है बहुत, है ना? तो सब, और महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन, तो बाकी चीजों के लिए तो आदमी मैनेज कर रहा है, इसमें थोड़ा खटकता होगा, तो क्योंकि लेकिन- बहुत ज्यादा पीते हैं। ताऊ एक चीज की, ठंडे देशों में तो गर्म पेय लोकप्रिय होने चाहिए, तो चिल्ड बियर कैसे पी पाते हो? नहीं, ठंडे देशों में भी वो तो बियर- चिल्ड पीते हैं। हाँ, बियर तो उसमें क्या है कि वो शायद रूम टेम्परेचर पे चल जाती होगी ना। हाँ तो फिर ठंडी कहाँ रही, फिर हाँ। तो नॉर्मल है पानी जर्मनी, जैसी। ऑस्ट्रिया, ये सब तो बियर है। लेकिन मजाक में जो बोला आपने, उन्होंने पार्टी बना ली है। हम्म, जेलेंस्की ने भी मजाक में पार्टी हाँ। बनाई थी और जीत गए थे, हाँ। है ना? वो कॉमेडियन थे। वो कॉमेडियन थे। तो यूरोप के देशों में हमारे ये यहाँ बहुत भी होता है नहीं? हमारे हाँ। यहाँ भी प्रोफेशनल क्योंकि कॉमेडियन तंग आ गए नहीं ना है। लोग। जो तंग आ गए ना कन्वेंशनल लोग। पॉलिटिशियंस हैं हमारे यहाँ भी कई पार्टियों में लोग
प्रोफेशनल कॉमेडियन नहीं है, एक्टर लेकिन तो है ही। हाँ हाँ। एक्टर हैं, और उनके बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमेडियन टाइप ही होते हैं। अच्छा हाँ सांसद जी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की? नहीं, राजनेताओं की बात कर रहा हूँ जो लीड कर रहे हैं, तो अच्छा। उसमें कॉमेडियन तो है। वो है ना, ये एक बार कि एक आदमी जो है हर शुक्रवार को जाता था एक बियर बार में, फिक्स था उसका, और जाता था, वो 3 बॉटल ऑर्डर करता था बियर की, अकेले बैठ करके 3 बियर निपटाता था, चले जाता था। वो फिक्स था शुक्रवार को एक तय समय पे आना। तो एक बार एक जो वेटर था उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि साहब ये आप आते हो अकेले 3 ही करते हो हर बार, कुछ ऐसा इसमें कुछ कुछ इसके पीछे कोई फिलॉसफी तो नहीं है? तो बोला कि नहीं नहीं, मैं क्या है कि मैं मेरे 2 खास दोस्त हैं, वो बाहर रहते हैं, बचपन से उनके साथ पीता था, वो बाहर शिफ्ट हो गए, तो उनके हिस्से की भी नहीं पी मैं ही हम्म। साथ में, तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ पी रहा हूँ। बोले अच्छा। तो एक फ्राइडे वो आया और उसने 2 ऑर्डर की और 2 पी। हम्म। तो अब इसको बड़ा बुरा लगा, ये बीच में पी रहा है, उसको लग रहा है कि यार मैं जाऊँ, और ये गया बड़ा मन बना के वेटर कि अरे मैं रियली सॉरी, आपके साथ बुरा हादसा हुआ और जो अब नहीं है इस दुनिया में, रेस्ट इन पीस। बोले भाई क्या बोल रहे हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। बोले क्या हुआ? बोले आपके किसी दोस्त का निधन हो गया क्या, आपने 2 ही आज ली? अरे बोले नहीं नहीं यार, नवरात्रि चल रही है, तो गुजराती मेरे घर में क्या है कि नवरात्रि में पीने नहीं देते हैं, तो मैं हाँ। उन दोनों के ही पी रहा हूँ अभी। लेकिन ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका जो इलेक्शन सिंबल है, जैसे इनका नाम है बियर पार्टी, तो ये बियर बांट रहे हैं, बट हमारे यहाँ नाम तो ऐसे नहीं होते कि कोई बांटने वाली चीज़ हो। इलेक्शन सिंबल ज़रूर ऐसी थिंग्स होती हैं जो आप बांट सकते हो। अगर वो बांटने लगें तो सबसे सस्ता पड़ेगा तो बीजेपी को, हाँ। कमल का फूल, है ना, और मायावती जी को बहुत मुश्किल होगी, है ना, अब वो ज़माना तो चला गया। साइकिल डुएबल है बट नॉट एक परिवार में एक टाइप, वो किया भी है, मतलब उन्होंने हाँ। किया भी है, उन्होंने दिया भी है। कमल का फूल की लाओगे कहाँ से यार? इतने तो प्लास्टिक के भी- बनवाने पड़ेंगे, हाँ प्लास्टिक के। हाँ वही ना, हाँ तो गड़बड़ हो नकली। जाता है। हाथ आप दे नहीं सकते, मतलब हाथ तो हाँ कांग्रेस के लिए ग्लव्स दे मुश्किल है, सकते जो आप दोगे हाथ सबके ग्लव्स दे पास है। सकते हैं आप, कोरोना वाले ग्लव्स। अच्छा, केसीआर का इलेक्शन सिंबल है कार, है ना, वो उसका डिजाइन भी वो पुरानी वाली वो एम्बेसडर टाइप। एम्बेसडर टाइप का पर डिजाइन। इतना पैसा है उनके पास कि वो कार दे सकते हम्म। इतना बना लिए लोग। लेकिन आप वहाँ मतलब अमेरिका में भी दोनों पार्टियों के ऐसे ही, एक का गधा है एक का हाथी है। हाँ हाँ एक का चुनाव चिन्ह गधा है, हाँ डेमोक्रेट्स का गधा है। गधा है, हाँ। और रिपब्लिकन का हाथी है। पर चिन्ह है वहां पे, हाँ है ना, उनके हैं ये पार्टियों अब के। कहते हैं सिर्फ। हाँ नहीं है उनके पार्टियों के चिन्ह गधा और हाथी। लेकिन जिनका अपने उगता यहाँ तो चिन्ह सूरज है इसलिए वो लगाए क्या? थे कि अपनी पहचान, और क्योंकि सब लोग पढ़ नहीं पाते थे। हाँ इलिटरेट लोग थे बहुत ज्यादा, तो हमने चिन्ह उन्होंने भी डाला। अपने शुभंकर उभंकर तो लगा ही रखे हैं। और जिनका उगता सूरज है वो क्या करेंगे? उगता सूरज धीरे धीरे हाँ। ढलता है, ढल जाएगा। वो क्या है कि कोविड के टाइम पे मेरे एक दोस्त ने ये प्रयोग शुरू किया। उस टाइम भी ये अफवाह चली थी ना कि स्मेल चली जाती है और टेस्ट हाँ, चली जाता है। हाँ। तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो एक दोस्त ने ये प्रयोग शुरू किया कि मैं यार मेरे को रोज टेस्ट करना है, जा तो नहीं रही, पता कैसे चलेगा कोविड हुआ है कि नहीं। तो वो रोज एक कैन खुलता था, उसको स्मेल करता था, स्मेल्स नाइस, टेस्ट करता था, टेस्ट ओके। तो एक उसके बाद जूम मीटिंग हुई, उसके बॉस ने उसको बोला, ऐसे मतलब ऑफिस की जूम मीटिंग्स होती है, बोले कि आप में से हर लोग अपना जो है ध्यान रखें और टेस्ट कराते रहें, कोविड किसी को भी सिम्टम्स आएँ प्लीज़ बताइए, ताकि आपके जो है ध्यान रखा जा सके और जो आपको हेल्प ऑफिस से दी जा सके वो दी जाए। बोले नहीं साहब, मैं तो बस रोज़ ही टेस्ट करता हूँ, आज थोड़ा सुबह से हल्का सा सर दर्द है, आज शाम को फिर टेस्ट करके बताता हूँ। बियर वालों का लेकिन गजब विशियस साइकिल होता है, नहीं? हाँ। तो मतलब यार खैर सारे अल्कोहल के साथ है, नहीं देखो दूसरे बियर थोड़ा अल्कोहल, इजी हाँ इजी इजी है इजी ना, ड्रिंक है। हाँ आपने लिया और पी गए, हम्म, पानी वानी चखना वखना हाँ इत्यादि उसकी की भी। आवश्यकता नहीं। हाँ। पानी वानी चखना उखना, हाँ वो आप बोतल नीट वोतल नीट ही सब। पी लेते हैं, हाँ? उसमें कोई बर्फ बुर्फ की भी जरूरत नहीं है। हाँ भारत में गरम बियर भी भयंकर ठंडी की हाँ। कहने को हाँ। होती है, पर गरम बियर का बर्फ चलन डाल भी के है। बर्फ डाल के पी लेते हैं लोग, हाँ। नहीं होता तो वो
ऐसा भी एक बार हुआ है कि एक बियर बार में एक सज्जन ने ऑर्डर कर दिया और उनकी बियर एक मग में आ गई और उनको अचानक वॉशरूम जाना था हल्का होने के लिए। तो उन्हें लगा कि यार बहुत भीड़ है, कोई ऐसा फ्राइडे का दिन था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कोई मेरे में से ही 4 सिप मार गया तो कैसे मैं कैसे बचाऊं इसको, अब इसको लेके मैं जा नहीं सकता। तो उन्होंने एक नोट टाइप किया, उसमें लिखा कि मैंने इसमें बियर में थूक रखा है। और वो चले गए, वो आए लौट के, तो उन्होंने देखा बियर तो यार कम नहीं हुई है, उतनी है, तो प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने देखा कि वो नोट जो होता है उसमें नीचे लिखा हुआ है मैंने भी। चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर एक छोटी सी चिट्ठी प्रतिक्रिया आई है। पहली बार शायद इन्होंने लिखा है, लखनऊ से मैं निशांत पोरवाल हूँ, 21 साल तक वहाँ रहा। 2005 से काम के सिलसिले में कभी बेंगलोर तो कभी पुणे तो कभी दुनिया के कुछ अलग अलग देशों में रहा। 3-4 दिन पहले पहली बार तीन ताल सुना, ऐसी लत लग गई है जैसे ही हेडफोन डिस्चार्ज हो जाता है, मन में आता है कि पटक कर तोड़ दूं। अब सोच रहा हूं कि एक अदद हेडफोन और ले लूं। अगली चिट्ठी ये भी शायद पहली बार आई है और एक महिला की चिट्ठी है, एक लड़की की चिट्ठी है। इनका नाम है देवांशी श्रीवास्तव, बदायूं से, बदायूं उत्तर प्रदेश से, और ये एक ऑडियो चिट्ठी है, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। सबसे पहले तो ताऊ, सरदार और गेस्ट तीन तालियों को जय हो। मेरा नाम देवांशी श्रीवास्तव है और मैं फिल वक्त बदायूं से हूँ। वैसे पॉडकास्ट की दुनिया की बात करें तो मेरा संबंध काफी पुराना रहा है, लेकिन तीन ताल से जो संपर्क हुआ वो कनपुरिया बकैती के माध्यम से हुआ, क्योंकि सौरभ सर की मैं फैन रही हूँ, हर जगह फॉलो किया है। और इसका जो सजेशन है वो पूर्व लल्लन टॉपिया श्री 108 प्रिंसू महाराज जी के सजेशन पे हुआ, और सुनने के बाद ये पाया गया कि कतई जहर चीज है। इसके बिना जीना मतलब वैसा ही है जैसे बिना छौंक के अरहर की दाल आप खाते रहो और फिर इसके बाद आपको जीरे और हींग की तड़कन लगी दाल मिल जाए, फिर पता चलता है कि आप किस स्वाद से महरूम थे। उस सरदार से परिचय तो पुराना है, क्योंकि दर्शक के माध्यम से ही मैं लल्लन टॉपिया तो रही हूँ और हूँ भी। और हाँ, आज तक का पॉडकास्ट आप सर्च करने की पुरजोर कोशिश है और देखा जा रहा है, काफी नए सीजन के तो सारे एपिसोड निपटा दिए गए हैं, पुराना सीजन के भी 20-25 एपिसोड जो है वो निपटा चुकी हूँ। ताऊ के दिए हुए सजेशन के मुताबिक सुरंग बनाने की कोशिश है। जिस दिन सुरंग के मेन पॉइंट तक पहुंच जाऊंगी, अब मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद है। और आसिफ जी मेरे फेवरेट नए तीन तालियों में है, सौरभ जी को छोड़ के। उनकी रक्त रंजित प्रेम कथा से उनसे एक जुड़ाव सा हो गया है, क्योंकि प्रेम जैसी कुछ कथा तो मेरी भी है जिसे काफी अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। तो आसिफ जी आप आते रहा करिए, और आपकी आवाज काफी अच्छी है और कहानी सुनाने का तरीका भी काफी अच्छा है। और ताऊ के वन लाइनर्स की तो एक पुस्तिका निकलनी चाहिए, कम से कम 10 लाइनर्स तो पाठ्यक्रम में शामिल कर देनी चाहिए, बेस्ट 10 तो शामिल हो ही जाने चाहिए। और अगर आप ये वॉइस नोट शामिल करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं भी करते हैं तो नहीं, हमें तो तीन ताल के दर्शनजन से मतलब है, वो हम करते ही रहेंगे। और स्पॉटिफाई पे मैं सुनती हूँ तीन ताल को, और रेटिंग कर दिया गया है। रेटिंग कर दिया गया। धन्यवाद दिव्यांशी। और मेरे लिए आज अद्भुत संयोग रहा है कि शकील और बदायूनी। और क्या हो सकता है, जो देख नहीं पा रहे हैं उनको बता दूं, कैमरे के पीछे शकील हैं और ये बदायूनी का जबरदस्त हमारे लिए एक संदेश था। लिखते थैंक यू वेरी मच। इस तरह से ऑडियो चिट्ठी भेजते रहिए। आपकी ऑडियो चिट्ठी में ना एक मजा, शरारत है, तो वो उसको बनाए रखें। हाँ, तो वो करते रहिए। शुक्रिया देवांशी। अगली चिट्ठी है, और जो भी आदमी फी अलवक्त बोलता है ना, हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि मैं फिलहाल वालों से परेशान हूँ। खास करके वो बी प्राक ने गाना गा के ना फिलहाल को मेरे लिए खराब कर दिया है। हाँ। अगली चिट्ठी सर्वेश तिवारी की है। इन्होंने लिखा है, इस पर भी चर्चा हो सकती है, और ये कानपुर वाले एपिसोड पर एक प्रतिक्रिया के तौर पर है। बंगलिया की जलेबी वाली दुकान के सामने एक बाबू साहब 35-40 वर्षों से ठेले पर अखबार और नए पत्रिकाएं बेचते हैं। शहर का हर पढ़ाकू उनको पहचानता है। 95 में उसी ठेले से हमने पहली बार नंदन खरीदी थी। फिर सुमन, सौरभ, कादम्बिनी, विज्ञान प्रगति, आउटलुक,
हंस, वागर्ध, कथादेश और जाने क्या क्या। पिछले साल बाबू साहब ने बताया कि नंदन और कादम्बिनी बंद हो गईं। यूं ही सारी पत्रिकाएं बंद हो जाएंगी और हाथ में बचेगा मोबाइल, या कहें केवल बचेगा भरम। सर्वेश तिवारी, श्रीमुख। इन्होंने एक बहुत गंभीर गंभीर- चिंता बताई है और गंभीर विषय। बहुत लेकिन सारी एक बार हम कर क्या सकते हैं लेकिन एक बार कुछ ये वाली पत्रिकाओं पर एक छोटी चर्चा चर्चा जरूर करेंगे, करेंगे। पर उसका हाँ, एक बिल्कुल। ऑल्टरनेटिव 3 ताल है हाँ। है ना। मतलब कादम्बिनी का नहीं, पर नंदन का तो है। अगली चिट्ठी है और ये भी हाथ से लिख करके भेजी गई है। थोड़ी लंबी चिट्ठी है और बड़े बड़े फॉन्ट्स में, बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिखी गई है। मैं कितना कंप्यूटर हो गया ना जीवन में, हम अब हाँ। अक्षरों को फॉन्ट फॉन्ट कहने बोलते लगे। सही में। हाँ। प्रशांत हैं ये, बाड़मेर राजस्थान से। जय हो सरदार और ताऊ और तीसरे 3 तालिया को। वैसे भी प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता ही है। वाह। 3 ताल के लिए ये मेरा पहला खत है। आज ये खत लिखने का विचार अपने उरूज पर है। वैसे इस खत को लिखने में बहुत समय लगा। वैसे वक्त किस किस चीज़ में नहीं लगता है। इस खत को लिखने के लिए कितने विचारों का उदय हुआ है और समय के साथ वे विचार अस्त भी होते देखे हैं, पर फाइनली मैंने लिखने का काम शुरू कर ही दिया। इस खत को लिखने का सबसे बड़ा मोटिवेशन अजय जी ने दिया। वे निरंतर व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं कि भाईला थे कद लिखोला, यानी कि आप कब लिखोगे। मैंने अब लिख दिया है, आगे भी लिखता रहूंगा। राजस्थानी में दोस्त को भाईला कहते हैं। हाँ। अब आता हूँ बात पर। हम बहुत सोचकर क्या सोचते हैं। जब से मैंने काफका को और उनके बारे में पढ़ा है तो मुझे एक बात पता चली है कि जब तक आप अपने काम की कद्र नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा भी नहीं करेगा। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना काम बता दूं तुमको। भवानी प्रसाद मिश्र जी। ये बीच में इन्होंने एक कोष्ठक में अलग से लिखा है। मैं शिक्षा दीक्षा का काम करता हूँ। जीवन को विषय से जोड़ने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चे विषय की समझ के साथ साथ जीवन जीने का कौशल भी सीखें। मेरा ये मानना है कि लाइफ इज़ एजुकेशन और इस विचार को सार्थक करने की कोशिश करता हूँ। कोष्ठक फिर से। वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। एक उदाहरण है कुछ इस प्रकार। टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। जैसे किसी एटम के अंदर का न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक ऐसे ही हमारे परिवार की तरह हम अपने ब्लड रिलेशनशिप के साथ जुड़े होते हैं। इसको आप एटॉमिक नंबर के बढ़ने के क्रम में देखते हैं। वैसे वैसे अनस्टेबल एटम बनता जाता है और रेडियो एक्टिव होता जाता है। ठीक वैसे ही एक फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली नहीं, एक सेम फैमिली में रहने वाले लोग होते हैं। जैसे जैसे जॉइंट फैमिली की संख्या में वैसे ही एक जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग होते हैं। जैसे जैसे जॉइंट फैमिली की संख्या में वृद्धि होती है तो उस जॉइंट फैमिली नुमा एटम का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। जैसे एक एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वो एटम रेडियो एक्टिव हो जाता है और छोटे छोटे एटम में टूट जाता है। एक बड़ा जॉइंट फैमिली छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिली में टूट जाती है। माँ, पिता या दादा दादी इसके अंत में एक्स पार्टिकल की तरह, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो ये एक्स पार्टिकल ही है, तो क्योंकि मैंने 12वीं के बाद से विज्ञान नहीं पढ़ा और 12वीं का पढ़ा हुआ भूल चुका हूँ, की तरह अलग अलग निकल जाते हैं। बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है एटम के टूटने पर। ठीक वैसे ही जॉइंट फैमिली के टूटने के पहले और बहुत बाद तक बहुत सारी भावनाएं रिलीज़ होती हैं। वैसे ये कोई क्लास नहीं है, पर मेरे लिए एक जॉइंट फैमिली है। मैं जीवन को शिक्षा के साथ घोल कर पीता हूँ और सबको यही पिलाता हूँ। चूँकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, रिश्तों का परमाणु विज्ञान है ये। हाँ, चूँकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो लाइफ भी केमिस्ट्री की तरह ही देखता हूँ और इसमें भी फुल ऑफ एक्सेप्शन मानता हूँ लाइफ को भी। और बहुत लॉजिक लगाने पर वो एक्सेप्शन नहीं लगते, परिस्थिति के अनुरूप कामकाज करते हैं। यहाँ तक सिर्फ मेरे हिस्से की बतकही लिखी है। मैं बच्चों को अच्छे बुरे किसी बॉक्स में बिल्कुल नहीं रखता। इसका सिर्फ एक कारण है, आई वॉज गुड विद गुड एजुकेटर्स एंड बैड विद बैड एजुकेटर्स। मतलब अच्छे शिक्षक के
साथ अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश करता था और बुरे शिक्षक के लिए बुरा विद्यार्थी बनने की कोशिश। इसलिए मैं अपने बच्चों को बहुत स्नेह से पढ़ाता हूँ, उनके रिकमेंडेशंस को बहुत उत्साह से देखता सुनता पढ़ता हूँ। इससे एक बात पता चली कि हर एक बच्चा यूनिक इंडिविजुअल है। बच्चों के रिकमेंडेशंस मुझे उनके और करीब ले जाते हैं और कम दोस्तों से बात करने का अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, बन जाता है। वैसे मैं अपने बच्चों को भी रिकमेंडेशंस देता रहता हूँ। बच्चे ठीक वैसे नहीं होते जैसा हम जनरली सोचते हैं। कोष्ठक, हेल इज अदर पीपल, सो इज हेवन। नो एग्जिट, प्ले बाय जॉन पॉल सार्त्र। अच्छा, उन्होंने जॉन पॉल सार्त्र का एक प्ले का कोट किया है जिसका नाम है नो एग्जिट। मैं उन बच्चों में अपना बीता हुआ अज्ञानी बचपन देखता हूँ, पर कुछ नया जानने की इच्छा तीव्र है इन बच्चों में। वैसे ये खत इसलिए लिखा है कोष्ठक, यह मुझे लिखते लिखते पता चला कि मैं सभी परिवारजनों से, कोष्ठक परिवारजन इक्वल टू सभी 3 तालियां, उनके अंडररेटेड या लेस फेमस या जो कुछ भी हैं या जो कुछ भी आपको पसंद है, उन सब की रिकमेंडेशंस मांग रहा हूँ और चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अंडररेटेड या लेस फेमस भी जो पसंद है। अब सबसे पहले मैं अपने रिकमेंडेशन को आपके समक्ष रखता हूँ। गीत चतुर्वेदी की रचना है खुशियों के गुप्तचर, और अंत से पहले मेरा नाम प्रशांत प्रोफेसर स्याह बता देता हूँ। आपने ब्रैकेट में सरदार भैया मेरे लिखे खत को चुना और उसे पढ़ा। आपका शुक्रगुजार हूँ और सभी 3 तालियों को सुनने के लिए जय हो। प्रशांत। जय जय हो। बाड़मेर से ये चिट्ठी आई है। रिश्तों का इन्होंने बहुत खूबसूरती से, जो परमाणु विज्ञान है हाँ, वो बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। केमिस्ट्री हमारे लिए मिस्ट्री रह गई। हाँ। टीचर ऐसे नहीं मिले। सही। पर एक चीज था कि हमको बुरे टीचर्स के लिए बुरा नहीं बनना पड़ता था, हम बुरे थे ही। अच्छे टीचर्स के लिए अच्छा, गुड टीचर्स के लिए गुड होना पड़ता था। क्योंकि बनना और होना में बहुत फर्क है। क्या करें। प्रशांत भैया पर चिट्ठी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। और रिकमेंडेशन की बात इन्होंने की। तो यार पिछली बार हमने हिस्ट्री पॉडकास्ट के बारे में बात की थी। एक पॉडकास्ट और है, टॉम हॉलैंड का है वो, हिस्ट्री की उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। अभी मैं बहुत उसमें घुसा हुआ हूँ क्योंकि अभी उन्होंने बगदाद पे एक सीरीज शुरू की है। उनके पॉडकास्ट का नाम है द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये पॉडकास्ट का नाम है, इसे ढूंढेंगे मिल जाएगा। और उसमें अभी बगदाद पे सीरीज शुरू हुई है। बहुत मैंने वो अच्छा। सब्सक्राइब कर रखा है, पर मैं उसका आज तक एक भी एपिसोड सुन नहीं पाया हूँ। वो मेरी बगदाद to listen वाली बगदाद लिस्ट में। वाले सुन लो, उन्होंने शुरू किया, अभी दूसरा एपिसोड ही आया है। ठीक है। कोई और आपकी कोई संगीत की ऐसी रिकमेंडेशन जो बहुत पॉपुलर नहीं हो, या ऐसी चाहते हैं जो अंडररेटेड हो, लेस फेमस हो, ये संगीत की या फिल्म की कोई भी आपकी रिकमेंडेशन इनके लिए? अगले उसमें आता हूँ तो फिर बताता हूँ। ठीक है। तब मैं इस पर रिसर्च भी आज कर हमने सकूँ। पतंग पे बात की, काटने पे बात की, तो मुझे बहुत सारे मधुर गाने कटी पतंग के याद आए। अगर आप एक बार फिर से छेड़ना चाहते हैं अपने अंदर के दर्द को, घाव को, तो कटी पतंग के गाने सुने। हाँ, गानों का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये है। ठीक है। इस पे वो करेंगे, इन लेकिन गानों को जब मैं बचपन में गाता था तो लता मंगेशकर की तरह हो जाने की कोशिश करता था। इतने प्यारे थे मुझे ये गाने। क्या और मतलब ऐसे अपन इस पे एक लंबी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अंडररेटेड रिकमेंडेशंस अपने आप में एक जॉनर है। हाँ। तो उस पे मुझे लगता है एक अच्छी बातचीत कभी करेंगे ज़रूर। मैं एक अंडररेटेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो बहुत ओवररेटेड भी नहीं है, बहुत मशहूर आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना और मैंने भी बहुत देर से एक्सप्लोर किया। फ्रैंक सिनात्रा एक म्यूजिशियन है, उनके गाने आप कोई सा भी सुन लीजिए, जो उनके सबसे मशहूर गाने हैं, और अगर आपने इससे पहले नहीं सुना है तो आपको मज़ा आएगा। वो मतलब एक नई खोज की तरह लगेगा कि मुझे क्यों नहीं मालूम था इनके बारे में। अगली चिट्ठी है दुबई से, और ये अनाम चिट्ठी है, इन्होंने अपना नाम कहा है कि नहीं लीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि कल पहली बार आपका 3 ताल पॉडकास्ट देखा, यानी इन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत ज़्यादा मनोरंजक था। मेरी हिंदी अच्छी है मगर लेटर लिखना नहीं आता, जैसे आपको जिस तरह के लेटर्स आपको आते हैं। बहरहाल मैं जानना चाहती थी कि बर्ड्स को केज में रखने के बारे में आपके क्या विचार हैं। 2010 से 12 के बीच मुझे कैलिफोर्निया में रहने का मौका मिला। वहाँ मुझे बड़ा अजीब लगा कि हर घर में रैबिट, फिश, बर्ड्स, सफ़ेद चूहे और इसी तरह के एनिमल्स रखते हैं लोग। ऐसा लगा कि जो भी चीज़ खूबसूरत है उसे कैद कर लो। मेरे पड़ोस में एक घर था, उसमें बाहर गार्डन में
30-40 बर्ड्स एक पिंजरे में रखी थी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चहचहाती थी। मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने एक दिन हिम्मत करके एक लेटर लिखा और उनके घर के मेल बॉक्स में डाल दिया। इसमें लिखा था, हर इंसान चाहता है कि उसमें कोई सुपर पावर हो। ज़्यादातर लोगों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम अदृश्य होना चाहते हैं, मगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उड़ना चाहूँगी। और मेरी ये इच्छा पूरी भी हुई। मरने के बाद जब गॉड ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो नए जीवन में, तो मैंने कहा कि मैं एक सुंदर बर्ड बनना चाहती हूँ। गॉड ने कहा तथास्तु। और अब इस नए जीवन में मैं एक बर्ड बन गई, बहुत खुश हुई, खूब उड़ी। मगर एक दिन मुझे किसी ने पकड़ लिया और आपने मुझे ख़रीद लिया। अब मैं आपके गार्डन के एक पिंजरे में कैद हूँ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेल रही हूँ। इतना ही लिखा है इन्होंने, आगे ये नहीं बताई, पूरा किस्सा ये नहीं कि बताया फिर कि छोड़ा या नहीं, उसके हाँ, आगे का रिएक्शन क्या था। पर दुबई से ये एक अनाम चिट्ठी आई है। लेकिन पिंजरा प्रॉब्लमेटिक है ताऊ, नहीं? जैसे बहुत बहुत मतलब आप जानवरों से दोस्ती रखें, जैसे कुत्ते रखना, बिल्ली रखना, जो लोग घरों में जिनको साथ में रखते हैं, वो पिंजरा नहीं है। वो टहल रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। आप उनसे ऑफ कोर्स उसमें कमांड या रिक्वेस्ट करके उनको बुला सकते हैं। उनकी इच्छा होगी बिल्ली या कुत्ते की तो आपके पास आएंगे। बहुत सारे वो ऐसे, डोमेस्टिकेटेड हो चुके हैं हाँ और वो जमीन पे चलने वाले लोग हैं। हाँ हाँ, तो वो घूम लेंगे आपके साथ, हाँ घर में इधर उधर उछल कूद मचा लेंगे। बर्ड्स के लिए वो इम्पॉसिबल है, हाँ, वो एक पिंजरे में रहे। उनके लिए ट्रैवल मतलब उड़ना है ना, वो पैदल नहीं चलते। और गाँव में ऐसे दोस्त, ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो जिनकी पक्षियों से दोस्ती हो गई थी। हाँ, और वो आते थे, उनके कंधे पे हाँ, बैठते अगर थे, आप पर वो हाँ, उनको उनको बहुत पिंजरे पसंद में नहीं करते हैं रखते ना, थे। तो हाँ, आप उनसे तो दोस्ती फिर कर दोस्ती लो। करिए, पर वो उनको आएंगे, हाँ मिलेंगे आपसे। अभी मैंने अखबार में पढ़ा, ये उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के किसी गांव में कोई छोटा सा एक कस्बा था जिसमें एक आदमी बंदर को रोज रोटी खिलाता था और बंदर से उसकी जान पहचान हो गई। और कुछ दिन पहले भी, पिछले हफ्ते ही उस आदमी की डेथ हो गई। तो बंदर ने देखा कि उसके घर आया, उसने देखा कि वो हिल डुल नहीं रहा है, तो उससे ही चिपका रहा और अर्थी पे बैठ के वो उसके चिपका हाँ, वो चिपका घाट वो तक गया। श्मशान तक गया। हम्म, तो गाजियाबाद में या दिल्ली में कहीं रोहिणी में एक आदमी है, वो अजीब सी आवाज़ निकालते हैं और हजारों कौवे आ जाते हैं उनके पास, तरह तरह के पक्षी आते हैं। फिर वो उनके साथ अपना जो भी बात करनी होती है करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। हम्म। तो या तो वैसा हो आदमी के अंदर ऐसी सलाहियत हो कि वो कर ले ऐसा। इस पे हमने विचित्र कानूनों की बात की। हम्म, एक कानून ऐसा आना चाहिए जिसमें पिंजरेबाजी पे जो है, हाँ, दुकानों में, पेट शॉप पे आप जाइए, पिंजरों में पक्षी रंग बिरंगे बिकते हैं, उस पर प्रतिबंध की आवश्यकता। चिट्ठियाँ लिखते रहिए दुबई से, जिनकी भी ये चिट्ठी थी। अगली चिट्ठी है सौरभ की, बेंगलुरु से, और ये अंग्रेजी में है। ये दूसरी चिट्ठी आई है इनकी। फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ तीनताल नेशन एट बेंगलोर। Hi to Tau, Sardar, and the third musketeer. Thank you so much for many things, including my first ever letter to Teental. In the very week I sent it. Very grateful. Also for reading out my letter in English without any judgment whatsoever, even when I deliberately mentioned I belong to Hardoi. oh. Tao is so clear thinking, he just calmly said, very good. English में लिखिए. It's one amongst 19 Rashtrabhashas. I continue to write in English as this is a show where I can confidently say that I am most comfortable in writing in our colonial hand-me-down language. But equally, I remain firmly Indian, rooted to the culture of Bombay, Delhi, and now Bengaluru. Lived in each city for over 7-8 years. In my previous letter, read in episode season 2, episode 15, I conveyed a small rant, and there was too much Gyan Pelna happening in the previous episodes. I think it may have sounded rude to Utsukrat and other listeners who appreciate and comprehend existential stuff. Sorry. For me, currently my state of mind is, बस की दुश्वार है काम का आसान होना, आदमी को है मयस्सर नहीं आदमी होना. I am just trying to make sense of life, and maybe that's why I wrote what I did. बहरहाल, respect to everyone.
Thereafter, over the next 2 episodes, this show redeemed itself so brilliantly by discussing Gunda and other random stuff that was too much fun. It's the kind of conversation one can relate to immediately, as I watch a ton of trash movies from the 90s, from the genre of It's So Bad It's So Good. Clerk from Manoj Kumar is a contender for champion of this pulpy world. देखिए आपने Clerk? Finally, Asif Cha and Saurabh Dwivedi's conversation in episode 18 and 19 were just brilliant. Apologies for the long letter. No worries if this is not included. You will keep receiving dispatches from the embassy of Teen Tal at Bangalore every once in a while. Best, Saurabh. ये सौरभ, लेकिन ये बात है, वो आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इंसान होना यार हिंदी तो ठीक ही है, हाँ। हरदोई का आदमी है, हाँ। है ना? मिष्टी दोई से तो ज्यादा मीठा होना, मतलब खैर। पर चिट्ठी आप लिखते रहिए, हाँ। अंग्रेजी में लिखिए, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। और अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जो भारत में सब समझते हैं। हम्म। एक चीज अंग्रेजों ने अच्छा करके गया है, जिस चीज के लिए बाकी दुनिया मेहनत करी, जिस पे उन्होंने राज नहीं किया ना, उनको बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी अंग्रेजी सीखने में। अपने को क्या, जेनेटिकली हम लोग हो गए थोड़ा थोड़ा हैप्पी। तो इनकी चिट्ठियां फन होती हैं, मतलब एक हल्का सा वेट होता है उसमें, और हाँ, नमक के अनुसार ही होता है। हाँ। नमक स्वादानुसार। और हमारे यहाँ इंग्लिश तो मतलब, हमारे यहाँ तो कबीर निंदक नियरे राखी। हाँ। नियर जो है वो, हाँ, उन्होंने तब ही पकड़ लिया था। हेरे आओ, हाँ, हियर है वो। तो डोंट जस्ट वरी, आए हैं अभी। जस्ट आए हैं, स्पष्टली बोल रहे हैं, आप लिखते रहो। मेरी दादी भी कई बार बातचीत में कहते थे, वो तो बाय द वे ही चला आता है। बाय द वे ऐसा होता है, बाकी तो ऐसा होता नहीं है। सौरभ भाई लिखते रहिए, और कभी अपने बारे में भी लिखिए। आप हमारे बारे में तो लिखते हैं, बट 2 चिट्ठियों में अपने बारे में कुछ नहीं आया। कभी मौका मिले तो वो, और अगली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो सुकरात के होते हैं ना, वो अभी नहीं आए हैं, पर होता है। आपने ये, मुझे बहुत खुशी हुई कि यू रियलाइज्ड दैट इट माइट बी हर्टफुल। हाँ, तो वो अपनी कोशिश, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी कोशिश होती है कि यार मैं हुआ था क्या, when you rethink about your own decisions and then you take measures to fix it. मस्त। ऐसा तो मैं भी कोशिश करता हूँ होने की, अभी तक नहीं हो पा रहा हूँ। और लिखते रहिए सौरभ भाई। ये अगली चिट्ठी है, ये अपनी तरह की तीन ताल के लिए भेजी गई पहली चिट्ठी है। इसका लिफाफा मेरे पास है, स्पीड पोस्ट लिखा हुआ है, इस पे मेरा नाम लिखा है, और फ्रॉम जिलेदार मुंबई, जिन्होंने लिखी है चिट्ठी मुंबई है। इस लिफाफे को आप ही खोलिए, क्योंकि मैंने खोला था तो इसमें लिखा था कि जिसने कभी रिश्वत ना ली हो वही इसको छुए। उसमें लिखा है कि सिर्फ ताऊ ही इस चिट्ठी को खोलें। हाँ। तो मुझे तिरंगा का डायलॉग याद आ गया, मुझे तभी हाथ लगाना अगर। ओके, मतलब मिले कुलदीप मिश्रा को खोले हम। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा है। और ये देश का पहला अंतरदेशीय पत्र है। हाँ, तीन ताल में पहली बार हमको बंद हो गया, जो लिफाफे में आया, और कारण मैं समझ सकता हूँ। अंतरदेशीय पत्र है, मगर उसको जल्दी पहुंचाना था, तो स्पीड पोस्ट किया गया है। सही। मुझे लगता नहीं हमें कभी अंतरदेशी चिट्ठी तो नहीं आई था उन्हें। नहीं यार, पहली बार मुझे लगता है कि 2.5 रुपये हो गए अंतरदेशी के दाम। हाँ। तो आज मैंने एक जेनजी को बोला ये चिट्ठी नीचे आई। जिलेदार जी ने हम सब की आंखें खोल दी। और कितने कम बिकते हैं अंतरदेशीय पत्र, कि इसमें अभी भी लिखा हुआ है सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। इसका मतलब तब जो छपे थे, छपा हुआ है, अब भी चल रहे हैं। हाँ। मैंने ना नीचे एक ललन टॉप में एक हमारी साथी पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अरे तुम्हें पता है कि हमारे लिए एक आज अंतरदेशी चिट्ठी आई है। तो कहती है अच्छा, किस देश से? तो मैंने कहा यार जेनजी। वो हमारा भी एक रिपोर्टर ही दोस्त है, तो उसने बोला कि यार इजराइल तो हम ही चले जाते वहाँ, और वो थोड़ा नशा पत्ती का भी शौकीन है, तो उसने बोला वहाँ तो हम सबसे बढ़िया रिपोर्टिंग करते गांजा पट्टी में। तो लोगों ने कहा वो गांजा पट्टी नहीं है, गांजा पट्टी है, तू रहने दे। बोला अच्छा फिर क्या मतलब है, फिर अपने लिए क्या, कुछ नहीं। ऐसे लोग अक्सर जो है ना वंडर करते हैं कि इजरायली लोग यहाँ आते हैं जबकि गांजा पट्टी तो वहाँ है, मनाली क्यों जा रहे हैं।
हाँ, तो अंतर्देशीय चिट्ठी में हाँ। क्या लिखा है? दिनांक 8/10/2023, हम्म। समय प्रातः 3:54। अरे वाह। ओ ब्राह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में लिखा है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। हम्म। ताऊ सरदार और 3 ताल के तीसरे मूर्ति चा या पंडित जी को की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय हो। आज करीब 6 महीने के बाद यह पत्र लिखने की शक्ति और चाव पैदा कर पाया। हम्म। काम और उसके साथ पढ़ाई के चक्कर में समय नहीं मिल पा रहा था, या यूं कहें कि बाबा के जाने की पीड़ा अभी भी अंतःपुर में समाई रही थी। हम्म। आज हम अपने अमरूद चोरी करने की घटना का वर्णन करना चाहेंगे। हुआ यूं, यह घटना 2011 के माह दिसंबर की है, जब पहली बार हम लोग घर और वार्डन सर की छत्रछाया से आजादी का पहला एहसास अनुभव कर रहे थे। हम लोगों ने अपने रूम के सामने वाले बाग को घमंडी का बाग की संज्ञा दे रखी थी। एक बार हम लोग संकट मोचन के वानरों की भांति रात में बाग में घुसकर अमरूदों की एक कट्टा काटकर पानी वाले अमरूदों की पंचुछुर की संज्ञा देकर फेंक दे रहे थे। पंचुचुर। तो पनियल होता है ना। हाँ, जिसका स्वाद सही नहीं है, फीका। तभी अचानक बाग का मालिक घमंडी मेरे पेड़ के नीचे आकर कहा, कौन हो रे? बनारस के हैं ये? तब हमने जवाब दिया, अमरूद हो रे। और ये कहते ही पेड़ से बाग की दीवार पर कूद गया। इस चक्कर में एड़ी दीवार से टकरा गई और हम लंगड़ाते हुए सीधे रूम में न जाकर पूरी कॉलोनी का एक चक्कर लगाकर अपने रूम आए, ताकि बाग के मालिक को लगे कि हम लोग बाग में नहीं घुसे थे, क्योंकि दिन के समय हम उसके सामने एकदम आदर्श छात्र थे और वो रोज हमें जय राम जी की साहब बोलता था। ऐसे ही न जाने कॉलेज के दिनों की कितनी ही कहानियां हम 3 ताल के माध्यम से स्मरण कर पाते हैं। अंत में बस एक ही निवेदन है कि आपसे, कानपुर तो हो गया, अब नंबर बनारस और इलाहाबाद का भी नंबर आना चाहिए। होगा, अवश्य होगा। ये जिलेदार हैं। वाह। बनारस में जिलेदार हो जाता है आदमी। हाँ, और मतलब जीदार भी हैं। कि जिले वाला। हाँ। बलिया तक होता है जिला। हम्म। 3 ही जिला है देश में, अच्छा। आरा, छपरा और बलिया। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। मुझे तो लगा कि कहीं ये ना कहें बाकी सब जिली है। सब तो वो जिला सब है। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये कहते हैं, काहो जिला। अच्छा। मतलब आप खुद एक जिला है। यू अलोन यस। आर मतलब डिस्ट्रिक्ट। ये आइडेंटिटी को मैंने माथे पर ओढ़ते हुए इतना नहीं देखा इन तीनों के अलावा। लोग धर्म को, हाँ, जाति हाँ। को, इसको ओढ़ते हैं, उन्होंने जिले को ओढ़ रखा। या तो प्रदेश और भारत देश को भी ओढ़ते हैं लोग माथे पे, कि मैं भारतीय हूँ सबसे पहले। बोले नहीं, मैं सबसे पहले बलियाटी हूँ। जिला इतना इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जिलेदार जो हैं, इनका रिक्वेस्ट है नहीं वो कि करना। बनारस और इलाहाबाद। इलाहाबाद हाँ, वो जरूरी है, का नंबर आना चाहिए। किया जाएगा, वो नोटेड है पहले से, किया जाएगा। और ये इस अंतर्देशीय चिट्ठी के लिए बहुत धन्यवाद पहली बार, और बहुत दिनों के पहली बार 3 ताल में। वैसे बहुत दिनों के बाद, बचपन में मैंने अंतर्देशीय चिट्ठियां लिखी हैं। हाँ, मैंने भी लिखी। तो वो स्मृति में। और मुझे तो तब का याद है जब अंतर्देशीय 2 पन्नों का आता था। 2 पन्ने यूं करके फोल्ड करके फिर उसको करते। अब ये सिंगल पेज। अब सिंगल पेज हो गया। पहले इससे बड़ा होता था। हाँ, पहले इसमें ऐसा था कि ये और एक पेज और होता था। एक पेज और होता था, उसे मोड़ते थे, कुल मिलाकर 3 पेज का अंतर्देशीय। फिर वो उसको मोड़ के बड़े करीने से। और इसमें कई बार क्या होता था कि इसमें जीभ लगाते थे। जी हाँ, जीभ लगा के बंद करते थे। लगा के। और ताऊ दूसरी तरफ केवल जैसे जहाँ पे सिर्फ एड्रेस लिखना होता है ना, चिट्ठी में बात खत्म नहीं हुई है, सब भर गया है। हाँ, तो जहाँ एड्रेस लिखा है, एड्रेस तो लिख दिया है, पर उसमें जो आगे पीछे की जगह बची हुई है, उसमें भी बातें लिख दी। इसके लिए उसमें लिखा है कि इस लाइन के नीचे कृपया कुछ ना लिखें। कुछ ना लिखें। पर वो लिखते थे कि गाय ने बछड़ा दे दिया है, वो इसीलिए लिखा है कि इसके नीचे ना लिखे, कम से कम पता तो सही से पता चले। तो जो देख रहे हैं उनको, उनकी याददाश्त उनके लिए, हाँ, जिन्होंने देखा हुआ है, उनके लिए जिन्होंने नहीं देखा है। ऐसा होता है कि अंतर्देशीय और किसी दूसरे देश से नहीं आता है, ये यहीं किसी का लिफाफे में नहीं जाता। ये दुनिया का पहला लिफाफा है जिसमें लिखते हैं। हाँ, हाँ। जो इस लिफाफे के अंदर आया है, पर उसके बिना भी। हाँ, लेकिन नई पीढ़ी तो ये समझ रही है, जैसा कि अंतर्देशी सरदार ने बताया कि अंतर्देशी मतलब मतलब इंटरनेशनल। इसमें गलत नहीं समझ रही। हाँ, क्योंकि उनको क्योंकि हमने नाम गलत रखा था। हाँ, ये हमको अब स्वीकार करना चाहिए। 75 साल हो गए। हाँ,
कि ये मुझे तब से अंतर्राज्यीय सताता क्या है जब डोमेस्टिक। इसका नाम अंतर्देशीय हम्म। है हाँ तो ये इंटरनेशनली हुआ। हाँ हमने उसको अंतर्राष्ट्रीय बना रखा है, हाँ पर देश भी तो है, भारत हमारा हाँ। देश है हम्म, और पाकिस्तान भी एक देश है, तो इन दोनों के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो अंतर्देशीय होना चाहिए। इंटर और इंट्रा का फर्क कर हाँ, हाँ, वो तो फर्क वो नहीं हिंदी में हुआ। ऐसा कुछ है नहीं, हाँ, तो इसलिए ये एक हमको रूढ़ शब्द हो गया है हम्म। जिसका मतलब तो कुछ अब और वो है, होगी लेकिन गलती कर दी थी तो ढोए जा रहे हैं अभी तक, सही कोई सही नहीं कर रहा है इसको। एक बार लिख दिया कनीमोजी तो लिख ही हाँ, रहे। लिख दिया। लिख दिया। ठीक है, तो चिट्ठियां लिखिएगा। इस बार चिट्ठियां लिखने का तरीका वही है। एक तरीका ये है जो जिलेदार साहब ने भेजी कि आप इस एड्रेस पे भेज दें। इन्होंने जो एड्रेस लिखा है वो पढ़ देता हूँ, वो ईजी रहेगा, आप तक मुझ तक पहुँच भी जाएगी। इसको आप भेज दीजिए। कुलदीप सरदार, 3 ताल चाहें तो उसमें लिख दीजिए। इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, FC 8 सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301। आप यहाँ पर अगर हाथ से लिखकर चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। ईमेल करना है तो radio@aajtak.com, बहुत आसान तरीका है वो। उससे भी आसान तरीका है कि व्हाट्सएप कर दें कर दो हाँ। आप, तो वो है 9953323303। इस नंबर को आप सेव कर सकते हो, आज तक रेडियो 3 ताल नाम से। यहाँ पर आप हमें ऑडियो डायरेक्ट चिट्ठी मैसेज, भी भेज सकते हैं वो हमें। हाँ, ऑडियो चिट्ठी भेज सकते हैं। और अगर 3 तालियों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको शामिल होना है तो आप इसी नंबर पे हमें कोई 9953323303 वीडियो पर चिट्ठी भी भेज सकता है भेज सकते हैं, है ना। भेज सकते हैं। हम चला उसको जो YouTube वाला है उसमें हाँ वीडियो की तरह चला देंगे और Spotify पे सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा उसका, हाँ, पर ऑडियो जरूर वाले भेज सकते ऑडियो का मजा लें और वीडियो हाँ। वाले वीडियो का। बिल्कुल भेज सकते हैं। तो चिट्ठियां लिखनी है आपको, वैसे किसी भी विषय पर लिख सकते हैं जो भी आपको सूझे, बट जिन विषयों पे हमने बात की, इजराइल फिलिस्तीन पे हमने बात की, कानूनों पे बात की, पतंगबाजी पर बात की, डब्लू भाई की बात हुई, हाँ और वियना की बियर पार्टी की बात हुई। किसी भी विषय पर आपको इनमें से चुटकुले, कहानियाँ, किस्से, अनुभव, सवाल, मशवरे करने हो तो लिख भेजिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हो। जय 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 हो, हो जय हो, जय हो जय हो। जय हो।